एनालिटिकल मैथ्स की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप मेरे आईक्यू के लेक्चर्स की सीरीज को लेंगे। अगर आप एनालिटिकल मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आईक्यू के लेक्चर्स का लिंक मौजूद होगा, इस मैराथन के बाद उनको भी लीजिएगा, सही है ना, उससे आपकी तैयारी और पक्की हो जाएगी। वाइल मैं आपके सामने चंद मशहूर तरीन क्वेश्चंस आईक्यू के लेकर, एग्जामिनर कहता है इन अ सर्टेन लैंग्वेज इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ वुड यू रिटन डुलार्ड बी रिटन एज द सेम कोड। अब देखो बेटा इसके पीछे लॉजिक क्या होती है। मैंने आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि बेटा देखो कभी भी तुम्हारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको जो रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी उस रफ शीट के ऊपर नंबर्स को और अल्फाबेट्स को ड्रॉ कर लो। आपके पास इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो भाई सबसे पहला काम एनालिटिकल पोर्शन पे जब आप आओ तो आपको पता है कि यार एक से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पेपर के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के होंगे। तो हमेशा सबसे पहले अपने पास प्रॉपरली लैंग्वेज सीरीज को ड्रॉ कर लो, ABCDEFGHIJKLMNOP टिल जेड तक बना लो और उसके सामने उसके नंबर्स लिख दो, यानी कि ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, सी को 3 एंड सो ऑन। इससे फायदा क्या होगा, थ्रू आउट आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, टीचर का कोड है VGCEJGT, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि देखो टी के मुकाबले में आपके पास क्या आ रहा है, वी आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो टी के मुकाबले में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। अब अगर मैं टी देखूं ना, टी क्या होता है भाई, टी तो 20 होता है और वी किसके बराबर है, वी 22 के बराबर है। ओके, अगर मैं बेसिक वे में चलो लिखना स्टार्ट करता हूँ, टी क्या है, टी मेरे पास 20वें नंबर के ऊपर था और यहाँ पे जो मुझे वी मिल रहा है ये मेरे पास 22वें नंबर के ऊपर है। ओके, प्लस 20 में 2 का इजाफा हुआ है तो 22 बना है। ई देखो, ई मुझे किस पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है और फिर मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड लेटर है वो जी आ रहा है, तो जी का मतलब है 7। इसका मतलब देखो ई जो है ये फिफ्थ लेटर है मेरे पास अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, जबकि जो जी होता है ये मेरे पास आ रहा है किस पे, 7 के ऊपर। इसका मतलब बात कंफर्म हो गई, 2 का इजाफा हुआ है। ए मेरे पास देखो 1 होता है और यहाँ पे मेरे पास सी आ रहा है कि अगर मैं 1 में 2 का इजाफा करूं तो 3 बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है सी, यानी कि 3 का मतलब क्या है, सी। फिर मेरे पास सी आ रहा है तो जाहिर सी बात है सी में 2 का इजाफा हुआ होगा, आपको एफ मिल रहा होगा। आपको सॉरी, सी के अंदर आपके पास सी है ना, सी में 2 का इजाफा करूंगा तो भाई ई मिलेगा। देखो बेटा नेक्स्ट लेटर जो आपके पास आ रहा है ये क्या है, सी है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सी क्या है, सी ये रहा, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट लेटर मुझे ई मिलना चाहिए। अगर मैं 3 में 2 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली 5 बनेगा, 5 का मतलब ई है, यानी कि कोड मेरा ब्रेक हो गया, हमने डिकोड कर दिया, प्लस के 2 की सीरीज चल रही है। इसका मतलब डी, डी के अंदर 2 का इजाफा करो तो 2 के बाद आपको मिलता है एफ, यानी कि पहला लेटर तो एफ होगा। फिर आपके पास यू आ रहा है, तो यू में अगर मैं 2 का इजाफा करूं तो भाई यू का मतलब होता है 21, 21 में अगर आप 2 का इजाफा करो तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, 21 के अंदर अगर मैं 2 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है जब 2 को मैं ऐड करूंगा 21 के अंदर 2 का इजाफे का मतलब है 23 आ जाएगा मेरे पास, 23 मुझे मिलता है डब्ल्यू के ऊपर, सही है ना। ओके, फिर देखो एल आ रहा है, एल में अगर 2 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली एन मिलेगा, इसका मतलब ये भी एन होगा। यहाँ पे देखो एक और एल आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एन होगा। फिर मेरे पास ए आ रहा है, ए में 2 का इजाफे का मतलब क्या है, सी बन जाएगा क्योंकि ए 1 होता है। फिर चेक कर लो इसमें सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर कौन सा है, खाली ऑप्शन नंबर सी सबको प्रूव करते हुए जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी मुझे साफ तौर पर दिख रहा है करेक्ट होगा। बट आगे भी चेक कर लो, आर आ रहा है, आर में अगर 2 का इजाफा करेंगे तो मेरे ख्याल में टी मिलना चाहिए, बेटा टी मिल रहा है। डी में अगर 2 का इजाफा करोगे तो भाई डी के अंदर, यानी कि डी देखो क्या होता है, डी होता है 4, 4 में 2 का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है 6 मिलेगा, तो 6 होता है आपके पास एफ के बराबर, तो लास्ट में एफ आ रहा होगा। तो यानी कि देखो हमारे पास ये कोड ब्रेक हो गया, हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। तो एनालिटिकल मैथ्स के अंदर बेसिक आईक्यू के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें शेप्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। मैंने कोशिश करी है कि भाई शेप्स वाले जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास इंपॉर्टेंट अवेलेबल थे वो सारे के सारे इस वीडियो में अटैच कर दूं, ताकि आपके लिए मैराथन एक बड़ी हैवी किस्म की और बड़ी मजे की बन जाए, आपको हर चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। मैंने ऑल दो आपको आईक्यू के लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मगर साथ साथ इस मैराथन में तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शामिल कर रहा हूं। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इन अ सर्टेन कोड काउंसिल COUNSEL is written as bit iraq, how could the guidance be written in the same code। कोई मसले की बात नहीं है। देखो कभी भी तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने डायग्राम को बना लेना है, सबसे पहले काम ही आपने क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। तो भाई डायग्राम बनाने से आप ही का फायदा है, तो पहले नंबर के ऊपर देखो मैंने डायग्राम अपनी ड्रॉ कर ली। अब देखो मैं क्या करता हूं, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्ड काउंसिल है ना ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, अगर ये एक कोड है मेरे पास तो बताइए गाइडेंस किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बेटा देखो मुझे सबसे पहले इसके जो है नंबर निकाल लेता हूँ। देखो सी किसके बराबर है, सी बराबर है 3 के। ओ किसके बराबर है, ओ बराबर होता है 15 के। ओके, यू किसके बराबर है, यू बराबर है देखो 21 के। एन किसके बराबर है, एन बराबर है मेरे पास 14 के। एस किसके बराबर है, एस 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 वेयर इज माय फ्रेंड एस, एस इज बेसिकली 19। ओके, ई किसके बराबर है, ई बराबर है 5 के। और एल बराबर होता है 12 के। तो ये मेरे पास काउंसिल की नंबरिंग सीरीज आ गई। ओके, अगर मैं इस लफ्ज का यानी कि काउंसिल को इस कोड करके ये लिखा हुआ है तो भाई बिट इरेक्ट जो भी ये लफ्ज आ रहा है इसके नंबर्स क्या आ रहे हैं, तो देखो बी बराबर होता है किसके, 2 के। आई हमें पता है किसके बराबर है बेटा, 9 के बराबर है।
टी बराबर है किसके, देखो 20 के बराबर है, टी 20 के बराबर है। फिर अगेन आई आ रहा है, आई इज 9, अभी मैंने निकाला था। आर कहाँ है, आर कहाँ है, आर बराबर है 18 के, आर की जगह पे 18 आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, और के की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 11। के की जगह पे क्या आ जाएगा, 11। अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है डायरेक्टली तो कोई कोड फॉर्म नहीं हो रहा, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे दिख रहा है कि यार सी के बाद जो बी आ रहा है ना, यानी कि देखो इसका पहला लेटर सी है, इसका पहला लेटर बी है, तो 3 के बाद 2 हो रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, देखो 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 2 माइनस का 3 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। जो करते जा रहे हो उनको कैंसिल करते जाओ। 9 में से अगर 15 को माइनस करूं तो बेटा क्या बनेगा, 9 में से 15 को निकालोगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव का 6 बनेगा ना, नेगेटिव का 6 बनेगा। अच्छा भाई, अगर मैं 20 में से 21 को माइनस करता हूं तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 1 बनेगा। और फिर देखो फिर अगेन 9 आ रहा है, तो 9 में से अगर 14 को माइनस करूंगा, 14 माइनस का 9 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि नेगेटिव का 5 बन गया। अच्छा भाई, 18 में से 19 को माइनस करूंगा तो नेगेटिव का 1 आएगा। एक में से 5 को निकालूंगा तो नेगेटिव का, एक में से 5 को निकालना है, एक में से अगर 5 को निकालूंगा तो नेगेटिव का फिर 4 बचेगा। अच्छा भाई, अगर मैं 11 में से 12 को निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास नेगेटिव का 1 आएगा। यानी कि देखो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव का 1, फिर -6, फिर नेगेटिव का 1, फिर -5, फिर नेगेटिव का 1, फिर -4, फिर -1। यानी कि देखो मैं क्या कह सकता हूं कि हर अल्टरनेट नंबर, हर अल्टरनेट टर्म जो है उसमें डिफरेंस -1 का है, हर अल्टरनेट टर्म में डिफरेंस -1 का है। और जो मेरे पास ये इवेंट दूसरी टर्म्स आ रही है ना, मेरे पास जो इवेंट टर्म्स आ रही है, यानी कि और टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो -1 का आ रहा है। इवेंट टर्म्स के अंदर सीरीज चल रही है, पहले नेगेटिव का 6 था, फिर नेगेटिव का 5 था, फिर नेगेटिव का 4 था, नेक्स्ट नंबर नेगेटिव का 3 होगा, मुझे पता है। अब देखो बेटा हमें फाइंड क्या करना है, हमें वर्ड गाइडेंस को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई चाहो तो अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो कि देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है नेगेटिव का 1 का डिफरेंस है, फिर -6, यानी कि मुझे इस पैटर्न को फॉलो करना है कि पहले नंबर, पहले डिजिट के अंदर -1 का डिफरेंस लूंगा, फिर -6 का, फिर -1, फिर -5, फिर -1, फिर -4, फिर -1। तो अब देखो जी मेरे पास क्या है, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, जी से पहले वाला एफ आ जाएगा डायरेक्टली, नहीं तो नंबर्स पहले नंबर सीरीज निकाल लो फिर कर लो कि भाई जी आपके पास 7 के बराबर है, यू आपके पास बराबर है 21 के, आई बराबर होता है 9 के, अब कितनी बार तो अभी लिखा था आई, और डी बराबर होता है 4 के। इसी तरीके से देखो ए बराबर है 1 के, एन बराबर है मेरे पास 14 के, सी बराबर होता है 3 के, और ई किसके बराबर है, ई बराबर है 5 के। तो मैंने गाइडेंस की नंबर सीरीज निकाल ली, अब उसमें डिफरेंस को सिंपल वे में मैं ऐड कर देता हूं। तो भाई 7 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 1 का मतलब है 7 में से 1 को निकालूंगा तो ये बन जाएगा 6 के बराबर, और 6 बराबर होता है किसके, एफ के, तो पहला लेटर एफ आ गया। अब देखो नेक्स्ट लेटर यू जो है वो 21 पे है, तो अब मुझे पता है सेकंड सीरीज में आपने क्या करना है, 21 माइनस का 6, तो भाई 21 में से मेरे पास 21 था यू, यानी कि इसमें से 6 माइनस कर दो। अब 6 माइनस करोगे तो कहां पहुंचोगे, देखो एक ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 माइनस कर दिए तो मैं कहां पहुंचूंगा, ओ पे पहुंचूंगा। यानी कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ओ के बराबर, और इसकी सीरीज आ रही है मेरे पास 15। ओके, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट में देखो एग्जाम में क्या कह रहा है, माइनस का 1 करना है, तीसरा लेटर क्या था 9, तो 9 माइनस का 1, यानी कि 9 माइनस का 1, तो 9 में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है कहां पहुंचूंगा, यहाँ पे एच पे पहुंचूंगा, तो ये 8 पे आ गया मेरे पास। नेक्स्ट लेटर क्या है, अब देखो बेटा नेक्स्ट लेटर मेरे पास डी आ रहा है, और मुझे पता है नेक्स्ट लेटर से मुझे क्या करना है, नेगेटिव का 5 करना है, तो नेक्स्ट लेटर से क्या करना है आपने, नेगेटिव का 5 करना है। तो भाई देखो डी तो यहाँ पे होता है 4, तो इनमें से 5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 2 3 4, और पांचवा फिर ये माइनस होगा, तो आंसर क्या होगा, वाई होगा। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 25 के ऊपर ये आ गया। सर ये कैसे किया आपने, अरे भाई खुद सोचो ना, अगर आप 4 में से नेगेटिव के 5 को माइनस करो तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 1 होगा। नेगेटिव के 1 का मतलब क्या है कि भाई आपके पास नंबर सीरीज 1 से लेकर 26 की होती, तो नेगेटिव का 1 का मतलब क्या, अपोजिट साइड से आप देखोगे एक को माइनस करके, अपोजिट साइड से अगर एक को माइनस करूंगा तो वाई पे पहुंचूंगा ना बेटा। नेक्स्ट लेटर आपके पास है, जो भी आपका लेटर है उसमें -1 करना है। तो अब देखो नेक्स्ट लेटर मेरे पास अगर ए आ रहा है, तो ए में से अगर एक को निकालूंगा, तो ए में से अगर एक को निकालूंगा तो जेड पे पहुंचूंगा, नेक्स्ट लेटर जेड का आएगा। फिर नेक्स्ट लेटर मेरे पास आ रहा है एन, तो एन में से -4 करना है, तो 14 होता है एन। एन कहां पर है, एन यहाँ पे, इसे नेगेटिव का 4 कर दो, 1 2 3 4, आप सिंपल तरीके से जे पे पहुंचोगे, जे आ जाएगा आपके पास। भाई इन चारों को आपने माइनस कर दिया तो अब आपके पास किस पे आ गया, जे आ गया। अच्छा भाई इसके बाद देखो क्या है, नेगेटिव का 1 है मेरे पास, तो सी के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव का 1 होगा ना, सी के ऊपर नेगेटिव का अगर 1 होगा तो सी कहाँ है, सी यहाँ पर है, तो इसके ऊपर नेगेटिव का 1 कर दो। तो भाई सी में से अगर मैं इसको एक माइनस करूंगा, 3 में से 1 माइनस करूंगा 2 पे आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इत्तेफाक की बात यह है कि एक लेटर एक्स्ट्रा ई भी गिवन है आपको। अब मुझे पता है कि भाई ये मेरे पास अगर पहले नेगेटिव का 4 था, फिर नेगेटिव का 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव का मेरे पास 3 होना चाहिए, क्योंकि देखो ना नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 3, यानी कि ऑड टर्म्स के ऊपर आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है 6 5 4 3, तो यहाँ पे नेगेटिव का 3 होगा। तो 5 में से 3 को अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 3 को मैंने माइनस करना है, तो एक तो ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो अब अगेन मैं बी के ऊपर ही पहुंचूंगा। तो ये इस तरीके से मेरा कोड आ जाएगा डी कोड होके। इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, बच्चों वाली चीज है, इसमें क्या मतलब समझने वाली चीज है। ये तो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होती है, मैंने आईक्यू के लेक्चर्स के अंदर बहुत दफा आपको करवाई भी है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। सिंपल तरीके से आपने कोड को ब्रेक करना होता है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6। आगे कहता है कि यार अगर फ्रांस को लिखा जाए 7 8 5 9 2 1, देन हाउ इज ग्रीस कोडेड। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज्यादातर आसान क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, इनका कोड ब्रेक करना बहुत इजी होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको इस टेबल को इस्तेमाल ही नहीं करना, ये टेबल आपके काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको नंबर्स दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो वर्ड गिवन है उसका कोड बताया हुआ है, दूसरा वर्ड गिवन है उसका कोड बताया हुआ है। तो आपको एक वर्ड गिवन है, एग्जामिनर कह रहे हैं इसका कोड क्या होगा। अब देखो, आपको इंग्लैंड का कोड गिवन है 1 2 3 4 5 2 6। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं, आगे आप लेक्चर में देखोगे मजीद क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ कि भाई देखो ई किसके बराबर है, ई बराबर है 1 के, N के बारे में कह रहा है एन बराबर है 2 के, जी के बारे में कह रहा है जी बराबर है 3 के, L के बारे में कह रहा है एल जहां पे भी आएगा उसका बराबर मतलब है 4। आगे कहते हैं कि भाई ए बराबर है किसके, 5 के। फिर देखो अगेन जो एन आ रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है, 2। ये बात कंफर्म कर रहा है कि भाई देखो पहले भी जो 2 आ रहा था वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो डी आ रहा है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो फ्रांस का कोड आपको क्या गिवन था, 7 8 5 2 9 1, यानी कि एफ बराबर है 7 के, आर बराबर है 8 के, ए किसके बराबर है, देखो अगेन ए आ रहा है ए 5 के बराबर है, यहां पे भी देखो ए 5 के बराबर था, कंफर्म कर रहा है हमारी बात को। एन किसके बराबर है 2 के, सी बराबर है किसके 9 के, और मेरे पास ई बराबर है किसके 1 के। तो देखो यहाँ पे भी ई आ रहा था 1 के बराबर है। तो अगर मुझे ग्रीस को डिकोड करना है, देखो जी किसके बराबर है, मुझे पता है जी बराबर है 3 के, यानी कि पहला लेटर तो 3 होगा। फिर देखो आर आ रहा है, आर मुझे गिवन था कहीं पे, ये रहा आर, आर किसके बराबर है 8 के, तो यहाँ पे आर की जगह पे 8 आ गया। फिर दो दफा ई आ रहा है, ई किसके बराबर है, ई बराबर है 1 के, तो दो दफा 1 आ जाएगा। फिर मेरे पास सी आ रहा है, सी किसके बराबर था, सी यहाँ पे था, सी 9 के बराबर था, तो सी की जगह पे 9 आ जाएगा। ई आ रहा है, ई किसके बराबर है, ई बराबर है 1 के, तो 381191 इज द कोड। 381191 इज द कोड, यानी कि करेक्ट आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये आ रहा था, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है, लोग कहते हैं भाई ये बहुत मुश्किल चीज है, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है भाई। बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हमारे मुल्क के। अरे बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई हीटर इज रिटन एज दी के बी डी क्यू एच ओ, हाउ विल यू डी कोड कूलर। कोई मसले की बात नहीं है भाई, इसको इधर हम फॉर्म करते हैं। मैं आपके सामने लेकर आ गया अपना सही है ना, ये अब मैंने अपने सामने कोडिंग लिख दी। भाई ये स्टार्टिंग में एक दफा बना लो कि जिंदगी आसान हो जाएगी यार, पहले बता रहा हूँ। अब देखो भाई हीटर को लिखा जा रहा है के बी डी क्यू एच ओ की फॉर्म में, तो भाई ये एच किसके बराबर होता है, एच बराबर होता है 8 के, ई बराबर होता है मेरे पास 5 के, ए बराबर होता है 1 के। टी 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 वेयर इज माय फ्रेंड, टी टी इज बेसिकली 20, ई इज बेसिकली 5। देखो मैं तो एंजॉय करता हूँ यार, आप भी एंजॉय करो, इसको करने में वाह खुदा बड़ी आसान चीज होती है। आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर वेयर इज आर, आर माय फ्रेंड इज 18। अच्छा भाई के किसके बराबर है, पहला लेटर जो मेरे पास के बी डी क्यू एच ओ में आ रहा है वो आ रहा है के किसके बराबर है, के बराबर है 11 के। बी बराबर है 2 के, ओके। डी किसके बराबर है, डी बराबर है 4 के, ओके, या 4 के, ओके। क्यू देन क्यू 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 बराबर है 17 के। एच बराबर है 8 के। ओ बराबर है मेरे पास 15 के। तो हमें डिकोड करना है कूलर को। यार कूलर के भी लेटर्स में लिख दूं एक साथ ही भाई, ताकि आसानी हो जाए ना यार। सी कूलर का अंदर सी आ गया 3, फिर ओ आ रहा है, ओ का मतलब है 15 दो दफा आएगा। फिर एल आ रहा है, एल का मतलब क्या है, एल इज माई फ्रेंड, इट इज 12। फिर ई आ रहा है, ई मेरे पास 5 होता है। आर बराबर है किसके, आर 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 वेयर इज आर, आर इज 18। तो अब अगर मैं इसको डिकोड करने के ऊपर जाऊं, तो भाई देखो हीटर जो मुझे गिवन था ना वो ये था 8 5 1 2 25 18, और के बी टी क्यू एच ओ में 11 2 4 17 8 और 15 आ रहा है, ओके। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो मुझे दिख रहा है यार 8 से, क्या मेरे पास डिफरेंस आ रहा है कोई 8 से ऑनवर्ड, यार डिफरेंस एक तो मुझे दिख रहा है। किस चीज का, अगर मैं 8 और 11 में डिफरेंस देखूं तो -3 का डिफरेंस आएगा ना। अगर मैं 8 और 11 में डिफरेंस देखूं तो 11 में से जब 8 को निकालूंगा तो प्लस का 3 आएगा, 11 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूं तो प्लस का 3 आएगा। अच्छा अब अगर मैं 2 में से 5 को निकालूं तो -3 का डिफरेंस आएगा, ओके। अच्छा 4 में से अगर एक को निकालूं तो प्लस के 3 का डिफरेंस आएगा, देखो ना डिकोड हो गया, +3 -3 +3 -3। अगला चेक कर लेते हो, सकता है अगला ना कर रहा हो भाई, चेक तो करना चाहिए ना। 17 में से 20 निकालूंगा, जाहिर सी बात है -3 आएगा, ये तो कंफर्म है, ओके। अब आपके पास देखो 8 और 5 आ रहा है।
8 में से 5 निकालूंगा प्लस का 3 आएगा, 15 में से 18 निकालूंगा नेगेटिव का 3 आएगा, यानी कि +3 -3 का कोड बन गया मेरे पास। तो अब देखो अगर कूलर है तो भाई कूलर के अंदर सी पहले था 3 के बराबर, तो 3 पहला लेटर प्लस का है तो प्लस का 3, यानी कि 3 जो भी सी की वैल्यू है ना उसमें प्लस का 3 कर दो, तो सी मेरे पास होता है 3 के बराबर। तो इसमें अगर 3 का इजाफा कर दो आप तो क्या बन जाएगा, ये मैं स्टॉप करूंगा 6 के ऊपर, यानी कि देखो 1 2 3, 3 के बाद तीसरे के बाद देखना आप किस पे आएगा, या 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, तो 6 क्या आएगा एफ आ जाएगा, पहला लेटर एफ आ गया। फिर देखो माइनस का 3, यानी कि +3 -3 +3 -3, यानी कि पहले +3 करा है फिर -3 करना है, तो 15 में से 3 निकालोगे क्या आएगा, 15 में से 3 निकालोगे जाहिर सी बात है 12 आएगा, तो 12 किस पे मिलता है, 12 के ऊपर आपको एल मिलता है, तो यानी कि एल की वैल्यू आ गई। फिर प्लस का 3 करना है मुझे, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 15 है, तो 15 में प्लस का 3 18 बनता है, नॉर्मल सी मैथ है, 3 6 18 होता है, प्लस का 3 करोगे 18 बनेगा, 18 का मतलब कि आर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा बन गया एफ एल आर। एफ एल आर सिर्फ एक ही लेटर पे आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मैं बाकी का कोड भी बता देता हूँ, नेगेटिव का 3 होगा, तो फिर 12 में से 3 निकालोगे 9 बचेगा, 12 में से 3 निकालो 9 बचता है ना बेटा, आई आ जाएगा आपके पास, अगला लेटर आपके पास आई का होगा, सही है ना, आई आ गया। फिर प्लस का 3 करोगे तो 5 में प्लस का 3 जब मैं करूंगा तो 8 आना चाहिए ना, 5 में प्लस का 3 8, 8 किसके बराबर है एच के बराबर है, तो एच आ जाएगा। फिर 18 में से 3 निकालोगे 15 आएगा, 15 किसके बराबर है 15, वेयर इज माय फ्रेंड 15, 15 इज बेसिकली ओ ओ ओ, यानी कि आंसर आ गया FLRIHO। इस तरीके से डिकोड हो गया। देखो भाई ये वाले डिकोडिंग क्या मुश्किल बात है इसमें, लोग कहते हैं एनालिटिकल मैथ्स मुश्किल है, अरे भाई बताओ ना कौन कहता है एनालिटिकल मुश्किल है, बच्चों वाली चीज है भाई, लिटरली बच्चों वाली चीज है, इट्स समथिंग रियली इजी फॉर यू गाइस, सही है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ऑड वन आउट। अब देखो ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको बहुत दफा बताया है, आज की क्लास में देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ऑड वन आउट के अंदर आपने देखो हमेशा याद रखिएगा आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी के 3 ऑप्शन से मैच नहीं करता होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऑप्शन गिवन है ज्योमेट्री, एक गिवन है अलजेब्रा, एक गिवन है ट्रिगोनोमेट्री, एक आ रहा है मैथमेटिक्स। अब देखो मैथ्स की एक ब्रांच है ज्योमेट्री, मैथ्स की एक ब्रांच है अलजेब्रा, मैथ्स की एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, मैथमेटिक्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बाकी 3 तो ब्रांचेस आ रही है ना मैथ्स की, तो इसका मतलब ऑड वन आउट क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। कोई मसले की बात नहीं है। देखो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे साउथ होता है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर बड़ी सिंपल सी आपसे बात कर रहा है, इट इज सेइंग कि भाई एक बंदा है वो 5 किलोमीटर गया है साउथ के ऊपर, तो साउथ यानी कि नीचे की जानिब, यानी कि एक बंदा 5 किलोमीटर साउथ पे गया, कोई मसले की बात नहीं है, लेट्स सपोज ये क्या है, एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब अपने आप को इस पोजीशन पे रख के देखो कि आपका मुंह अगर इस तरफ मुड़ा हुआ है, लेट्स सपोज आप अपने आप को उल्टा करके चेक करो, आपका राइट क्या पड़ेगा, अपने आप को उस पोजीशन में हमेशा ला के देखा करो। वो बड़ी मशहूर एक कोटेशन है, मैं हमेशा डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करवाते हुए कोटेशन बहुत इस्तेमाल करता था। मैं क्या कहता था, पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर गाय, यानी कि अपने आप को इस बंदे की जगह पे रख के देखो कि अगर आपका मुंह इस तरफ मोड़ा हुआ होगा, अपने आप को जरा पलटी खा लो, अपने आप को घुमाओ, अपने आप को देखो कि आपका मुंह इस तरफ जो है ना उल्टी जाने पर भी रखा हुआ है, तो आपका राइट क्या होगा, राइट आपका राइट होगा इस जानिब, आपका राइट क्या होगा बेटा, आपका राइट होगा इस जानिब, यानी कि टुवर्ड्स दी वेस्ट आपका राइट होगा, नॉर्मल सी बात है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि राइट के ऊपर उसने 3 किलोमीटर चला है, उसके बाद आफ्टर वॉकिंग राइट टुवर्ड्स दी 3 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट के ऊपर मुड़ गया। अब अपने आप को जरा इस पोजीशन पे रखो, अपने आप को जरा इस पोजीशन पे करके सोचो कि आप इस पोजीशन पे खड़े हो। अब एग्जामिनर कह रहा है वो लेफ्ट के ऊपर मुड़ गया, तो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट वापस से नीचे की जानिब होगा, यानी कि आपका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की जानिब। भाई खड़े होके वाले क्वेश्चन समझो, खड़े हो गए। आगे कहता है कि भाई एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यानी कि उसने 5 किलोमीटर की वॉक करी, यहाँ पे 5 किलोमीटर की वॉक करी है, सही है ना, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो एग्जामिनर कह रहा है स्टार्टिंग प्लेस। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो अब किस जानिब खड़ा हुआ है, अगर तो एग्जामिनर सिंपल ये पूछता ना कि अभी वो किस जानिब खड़ा हुआ है, तो अभी वो साउथ की जानिब खड़ा हुआ है, तो आंसर फिर साउथ होता। अक्सर बच्चे साउथ पर टेक करके आ जाएंगे, हालांकि आंसर साउथ है ही नहीं। एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई जहां से उसने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में वो किस डायरेक्शन पे खड़ा हुआ है, तो भाई इसको कैसे निकालोगे, ये स्टार्टिंग प्लेस है, तो यहां से लेके यहां के डायरेक्शन एग्जामिनर पूछ रहा है कि स्टार्टिंग प्लेस से लेके नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस से किस डायरेक्शन के ऊपर है, ये इस डायरेक्शन के ऊपर है। और देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर मैं आपके सामने, ये आपके पास 4 एक्सेस होते हैं, आपके पास एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक साउथ है, खुद देखो आपके पास अगर इस तरह का ब्रैकेट आ रहा होगा, इस तरह का एरो का मतलब क्या है, ये वेस्ट साउथ, यानी कि वेस्ट और साउथ के दरमियान वाली चीज है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। मैंने ये वाले क्वेश्चन अपने आईक्यू के चौथे लेक्चर में बहुत डिटेल में करवाया है, तो प्लीज अगर आपने नहीं व्यू करा हुआ उसको लाजमी तौर पर व्यू आउट करें, उसमें मैंने सारी बेतहाशा डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन मैंने उस पर करवाए थे।
एनालिटिकल मैथ्स का पोर्शन बिजनेस साइड पे भी आएगा, इंजीनियरिंग साइड पे भी आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑड वन आउट का। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कॉपर है, टिन है, ब्रास है, प्लेटिनियम है। देखो ऑड वन आउट की लॉजिक क्या होती है, मैं आपको इसकी बड़ी आसान सी एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है राइस, एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है एप्पल, एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है बनाना, एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ऑरेंज या मैंगो कह लो। कि भाई एग्जामिनर कह रहा है ऑड वन आउट किया है। देखो तीन आपके पास फल आ रहे हैं, एक आपके पास अपोजिट चीज आ रही है राइस। राइस तो भाई एक चावल होते हैं ना, वो आपके पास कभी फ्रूट में थोड़ी शुमार होते हैं, तो ऑड वन आउट किया राइस है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कॉपर है, टिन है, ब्रास है, प्लेटिनियम है। तो भाई कॉपर हो गया आपके पास, टिन हो गया आपके पास, प्लेटिनियम हो गया, ये सारे के सारे मेटल हैं। ब्रास एक अलॉय होता है, बेसिक फिजिक्स है यार। ब्रास एक अलॉय होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट अगेन इतने डिफिकल्ट आएंगे नहीं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको बेसिक पता है कि भाई कॉपर भी मेटल होता है, टिन भी एक तरह का मेटल है, कचरा मेटल जिसको हम कहते हैं। कॉपर थोड़ा अच्छा मेटल होता है, प्लेटिनियम बहुत ही अच्छा मेटल होता है, प्लेटिनियम अवार्ड मिला है उसको भाई, प्लेटिनियम जरा और महंगा मेटल है। वाइल ब्रास क्या होता है, ब्रास तो एक अलॉय होता है बेटा, ब्रास मेटल की उसमें शुमार थोड़ी होता है, तो ब्रास ऑड वन आउट है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ अ मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड देन टर्न्स 15 किलोमीटर। इट देन टर्न लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 kilometer and then takes the direction back to reach the main road. In the meantime, to the breakdown, the other car has run only 35 kilometer along with the main road. What can be the distance between the two cars at this particular point? अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक रोड है, उस रोड की टोटल लेंथ तुम्हारे पास कितनी आ रही है। एक तुम्हारे पास दो कार्स हैं, वो एक रोड के ऊपर अपोजिट साइड चलना स्टार्ट हुई हैं, और उस रोड की टोटल लेंथ उसने आपको दी है 150 किलोमीटर के बराबर। अब देखो पहला अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो ना, पहली स्टेटमेंट वो बहुत सिंपल है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई दो कारें अपोजिट साइड के ऊपर एक दूसरे के चलना स्टार्ट हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पहली कार है तो वो रोड के इस साइड पे चल रही है, दूसरी कार है वो रोड के इस जानिब चल रही है, यानी कि दोनों कारें एक 150 किलोमीटर की रोड के ऊपर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुई है। अब पहली कार के बारे में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर। पहली वाली जो कार थी ना उसने सिर्फ 25 किलोमीटर रन करा। सही है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये पहली वाली कार आ गई, इसने क्या करा, 25 किलोमीटर रन करा। भी अभी आप देखो आपकी शेप इस जानिब है, फॉर एग्जांपल आपकी शेप इस जानिब है, अपने आप को जरा इस पोजीशन पे करो, अपने आप को इस पोजीशन पे करो और फिर आगे पढ़ो। एंड टेक्स अ राइट टर्न, तो अगर आप इस जानिब देख रहे हो ईस्ट की जानिब, अगर आप ईस्ट की जानिब देख रहे हो तो बेटा आपका राइट टर्न क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका राइट टर्न आपके साउथ के ऊपर होगा जो कि नीचे की जानिब है, यानी कि आपका राइट टर्न ये है। तो इस कार ने फिर एक राइट टर्न लिया और ये नीचे की जानिब कितना किया इसने सफर, इसने फिर राइट टर्न करने के बाद 15 किलोमीटर का सफर किया। आगे एग्जामिनर कहता है इट देन टर्न लेफ्ट। अब देखो अगर आप पीछे की नीचे की जानिब देख रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा यहाँ पे वापस से मेन रोड की जानिब होगा, तो यानी कि आपके लेफ्ट में वापस से यहाँ पर आ गए, सही है ना। तो एग्जामिनर यही बात कर रहे हैं कि भाई उस कार ने पहले 25 किलोमीटर का सफर किया, उसके बाद राइट टर्न करा, फिर 15 किलोमीटर का सफर किया और फिर अपने राइट के ऊपर दोबारा मुड़ गई, और उसके बाद एंड देन रन फॉर अनदर 25 किलोमीटर एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू मेन रोड। यानी कि जब उसने दोबारा राइट करा, दोबारा लेफ्ट करा सॉरी, उसके बाद वो वापस से मेन रोड की जानिब आ गई और यहाँ पे इसने 25 किलोमीटर का अभी तक सफर तय करा है। सही है, आगे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इन द मीन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। कहता है कि भाई अभी तक जो दूसरी वाली कार है ना उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी खटारा डब्बा गाड़ी थी, जी वैगन आर थी उसके पास, सही है ना। तो वैगन और आर में डिफरेंस है, तो जी वैगन थी उसके पास, सही है ना। तो उसकी गाड़ी खटारा थी तो वो रुक गई किसी वजह से। अब उसने मेन रोड के ऊपर सिर्फ 35 किलोमीटर का सफर तय किया, तो फॉर एग्जाम्पल मेन रोड पे इसने 35 किलोमीटर का अभी तक सिर्फ सफर किया है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि इन दोनों कार्स के दरमियान में कितना डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पढ़ाए हैं आपको। आपने अलोंग मेन रोड कितना ट्रेवल करा है, जो कार ए आ रही है इसने मेन रोड पे ट्रेवल पहले ये 25 करा था, उसके बाद फिर ये 25 मजीद करा है, यानी कि टोटल सफर जो कार ए ने किया है मेन रोड के ऊपर वो 25 किलोमीटर का किया है, और कार बी ने अभी तक कितना सफर किया है, सिर्फ 35 किलोमीटर का किया है। ये वाले 15 किलोमीटर को आप इग्नोर कर दोगे बेटा, क्योंकि ये ऑफ ट्रैक है, ये मेन रोड के ऊपर सफर नहीं हुआ हुआ, ये किसी गली में घुस गई थी और गली में घुसकर रास्ता भटक गई थी, फिर वापस मेन रोड पे आई है, तो अब ये सफर उसका दोबारा स्टार्ट हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, जो टोटल डिस्टेंस था रोड का उसमें से जो कार ए ने सफर किया है उसको और जो कार बी ने सफर किया है मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो उनके दरमियान का डिफरेंस आ जाएगा। तो 150 में से 50 को माइनस करोगे 100 बचेगा, 100 में से 35 निकालोगे 65 बचेगा 65। तो यानी कि इन दोनों इतना डिफरेंस है 65 किलो। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है। तो बेटा देखो 1 के बाद 2 आपको कैसे मिल रहा है, मुझे साफ तौर पे अगर मैं डिफरेंस लेने के ऊपर जाऊं तो 2 माइनस का 1 तो ऑब्वियसली 1 होगा, 6 माइनस का 2 4 होगा, 24 में से 6 को निकालूंगा तो 18 बनेगा, तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा।
यानी कि 1 4 18 तो किसी किस्म का इवन का ऑड का कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहे। ओके, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, देखो रैपिडली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। आंसर भी आपको बड़े रैपिड गिवन है, 6 60 95 120 150। तो भाई अगर देखो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मिलेगा। ओके, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 मिलता है। ओके, और अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24 मिलता है। यानी कि पैटर्न मिल गया कि मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे आपको 2 मिला है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिला, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 24 मिला। तो नेक्स्ट नंबर जो मेरे पास आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 4 20 का 0 और 2 कैरी, और 5 2 10 और 2 का इजाफा करूंगा तो ये बन जाएगा 120। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 120 के बराबर होगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ए बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, ये बहरिया में बहुत ज्यादा दफा आया हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ बहरिया में नहीं, ये एनालिटिकल मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीएस के अंदर ये बहुत आया है, एनटीएस साइट के ऊपर भी ये क्वेश्चन बेतहाशा पूछा आ चुका है। एग्जामिनर कहता है कि भाई ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर। यानी कि भाई मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक सर्कल आ रहा है, और इस सर्कल पे ए बी सी डी ई एफ सर्कल के ऊपर सीट हुए हुए हैं। आगे एग्जामिनर कह रहा है डी जो है ना ये एफ और बी के दरमियान है। अब मुझे नहीं पता डी कहां पे है, ना मुझे इस बारे में कोई घोषणा पत्र है, तो मुझे नहीं पता डी कहां पे है। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि सिंपल एबीसीडीएफ लिखा हुआ है, एग्जामिनर आगे डिफाइन कर रहा है कि डी कहां पे, डी एफ और बी के दरमियान में। और ए कहां पे, ए है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, ए है सेकंड नंबर के ऊपर डी के बाद। ओके, एंड ए इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु इज फेसिंग ए। अब देखो एग्जामिनर ने दो बातें करी हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो डी है ना वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले डी के बारे में क्या कह रहा है, डी एफ और बी के दरमियान में। तो मेरे पास जो डी है उसके बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि डी जो है ना वो एफ और बी के दरमियान में, तो मैंने सिंपल डी को यहाँ पे बना दिया। आगे एग्जामिनर कह रहा है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी के, अगर मैं यहाँ पे देखो मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, सही है ना, मेरे लेफ्ट के ऊपर, मेरा लेफ्ट ये होगा। तो एग्जामिनर कह रहा है जो डी के सेकंड लेफ्ट के ऊपर, यानी कि एक लेफ्ट के ऊपर देखो एफ है, तो सेकंड लेफ्ट के ऊपर क्या है, मेरे पास कहीं पे ए मौजूद है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए मौजूद है। आगे कह रहा है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि भाई सेकंड टू द राइट किसके, ई के। यानी कि डी क्या है आपके पास, ए इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि आपके पास सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ओके, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास डी है तो उसके सेकंड राइट के ऊपर ई के ऊपर कहीं ई यहाँ पे फेस कर रहा होगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई हु इज फेसिंग ए, तो भाई ए के सामने क्या है, ए के सामने बी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे पास पर्टिकुलरली बी। यानी कि भाई ए के सामने क्या आ रहा है, ए को क्या चीज फेस कर रहा है, ए को, जाहिर सी बात है ना, ए यहां पर है तो ए को फेस कर रहा है बी। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, अगर सर्कल बनाना है मैं कहता हूं कि भाई मेरे सामने एक सर्कल आ रहा है और आपको इसकी पोजीशन लेट सपोज पता है, सिंपल पोजीशंस हैं, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। आपके पास कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स है ना। तो आपके पास जो सी होगा वो लेट सपोज यहाँ पे आ गया, फिर मेरे पास डी तकरीबन यहाँ पर आ गया, ई मेरे पास यहाँ पर आ गया, एफ मेरे पास यहाँ पर आ गया। यानी कि साइड वाइज मैंने पोजीशन बना दी। तो इस तरीके से आपके 6 लेटर्स ही आ रहे होंगे। मगर एग्जामिनर ने पोजीशन चेंज करी हुई है। एग्जामिनर ने क्या कहा था कि डी जो है ना वो एफ और बी के दरमियान में, और डी के सेकंड लेफ्ट के ऊपर ए आ रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है ए के सामने क्या होगा, ए के सामने बी फॉर्म होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ये इसका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमारा सिमिलर है। एग्जामिनर कह रहा है हु इज अमंग फॉलोइंग द फेस ऑफ डी, यानी कि डी के सामने क्या होगा। अब देखो एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा लेटर है जो डी के सामने होगा। अब देखो मुझे 5 लेटर्स का पता चल चुका था क्वेश्चन के अंदर के, देखो डी जो है वो एफ और बी के दरमियान में है। ए के बारे में बताया हुआ है वो डी के लेफ्ट के ऊपर है, और ई के बारे में बताया हुआ है कि वो डी के सेकंड राइट के ऊपर है। तो एक ही लेटर बचता है और वो सी होगा। तो अगर मैं इस शेप को जरा तरीके से बनाऊं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास एक सी आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ पे ई है, इधर सॉरी ए है, इधर मेरे पास ई आ रहा है, इधर मेरे पास एफ आ रहा है, इधर मेरे पास बी आ रहा है, और इधर कहीं पे मेरे पास डी आ रहा है। तो इस तरीके से शेप फॉर्म हो रही है। तो एग्जामिनर कह रहा है हु इज अमंग द फॉलोइंग द फेस डी, यानी कि डी के सामने कौन है। तो डी के सामने देखो आपके पास कौन आ रहा है, ऑब्वियसली डी के सामने सी आ रहा होगा। डी के सामने सी आ रहा है, सी के सामने डी आ रहा है, इट्स अ बेसिक थिंग, नॉर्मल सी बात है। ए के सामने क्या आ रहा है, बी आ रहा है, एफ के सामने ई आ रहा है। अच्छा बेसिक चीज है भाई, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं, सही है ना। तो ये हमारी लॉजिक आ रही है यहाँ पे, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। तो एग्जामिनर कह रहा है हु इज अमंग फॉलोइंग द फेस डी, यानी कि सी आपके पास होगा जो कि आपको पर्टिकुलरली ए को फेस कर, डी को फेस कर रहा है। तो क्या चीज है, सी आपके पास एक ऐसा लेटर है जो कि डी को फेस कर रहा है। अब देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, और ये क्वेश्चन एनटीएस के अंदर भी बहुत आया हुआ है एनालिटिकल पेपर्स के कॉन्सेप्ट्स के तौर पे। भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द ईदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है
कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक ट्रीज की कतार आ रही है, हमें नहीं पता कितनी ट्रीज की कतार आ रही है, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ट्रीज की कतार आ रही है, तुम्हारे पास एक जो ट्री है ना वो 5वें नंबर के ऊपर है, यानी कि जो एक ट्री है वो 5वें नंबर के ऊपर आ रहा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, वो समझते हैं कि भाई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पिक करते। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ट्रीज की एक कतार आ रही है, कभी आप मीरपुर खास वाली साइड के ऊपर जाएं तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, वो जो आमों के बागात आ जाते हैं पूरे पूरे, हो सकता है बहुत सारे कराची साइड से नहीं देखे होंगे, बट पंजाब साइड पे जो लोग होंगे, इंटीरियर इनके ऊपर जो लोग होंगे, आपने ये चीज लाजमी तौर पर नोटिस करी होगी कि भाई ट्रीज के दरख्तों की एक बहार आ गई। या फिर अगर आप मलिर कैंट वाली साइड पे रहते हो, अस्करी फोर वाली साइड पे, तो जाहिर सी बात है वहां पे पार्क्स वगैरह में आपने कभी देखा होगा कि ट्रीज की एक बहार आई हुई है। तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ट्रीज की एक बहार है, यानी कि काफी सारे ट्रीज आ रहे हैं, 5वें नंबर के एक ट्री जो है ना वो 5वें नंबर के ऊपर है दोनों एंड से। यानी कि भाई अगर तुम यहां से ट्रीज की गिनती करना स्टार्ट करो तब भी वो जो एक ट्री है ना वो 5वां पड़ेगा, और अगर तुम यहां से गिनती करना स्टार्ट करो तो वो ट्री जो है वो 5वां पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो ट्री है ना ये मिडिल के ऊपर है, ये वाला जो ट्री है ये मिडिल के ऊपर है। आप इधर इधर से गिनती करना स्टार्ट करें या इधर से गिनती करना स्टार्ट करें, आपको 5वें नंबर के ऊपर ट्री मिलेगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 5 2 10 करके आ जाते हैं। भाई सबसे गलत आंसर है इसका, अल्लाह का वास्ता है कुछ भी कर लगा के आओ, ये मत लगा के आ जाना, उसके पीछे रीजन है। भाई तुम्हें एक ट्री 5वें नंबर पे मिल रहा है दोनों एंड से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां से गिनती करना स्टार्ट करो तो ये पहला दरख्त आएगा, ये दूसरा दरख्त आया, ये तीसरा दरख्त आया, चौथा दरख्त आया, ये 5वां दरख्त है। और अगर मैं लेट सपोज यहां से गिनती करना स्टार्ट करता हूं तो यहां से भी देखो ये पहला दरख्त आया, ये दूसरा दरख्त आया, तीसरा आया और ये चौथा आया, फिर ये 5वां दरख्त है। तो टोटल दरख्त कितने बनेंगे, तो भाई ये 4 दरख्त अगर यहाँ पे हैं, 4 दरख्त यहाँ पे हैं 8, और ये 5वां दरख्त क्या हो गया, 9वां दरख्त हो गया। तो टोटल आपके पास कितने दरख्त हैं, वहां पे 9 दरख्त मौजूद हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर 9 के बराबर। हमारा एग्जामिनर कहता है हाशिम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई मसले की बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एग्जामिनर क्या कह रहा है, हाशिम साहब ने ईस्ट के ऊपर चलना स्टार्ट करा। ईस्ट कहां पर होता है, ईस्ट इस जानिब होता है। तो हाशिम साहब ने ईस्ट के ऊपर कितना चले, तरीके से देखो बात समझेंगे तरीके से। हाशिम साहब ईस्ट के ऊपर टर्न करके चलना स्टार्ट हुए 75 मीटर्स का, यानी कि हाशिम साहब ने 75 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है ईस्ट के ऊपर। आगे एग्जामिनर कह रहा है ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अपनी मुंडी को बेटा इस जानिब करो, ईस्ट की जानिब, और देखो तुम्हारा लेफ्ट क्या बनेगा। भाई ये चीज ऐसी होती है जो बहुत आसान है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एनालिटिकल मैथ्स इज अ वेरी इजी मैथमेटिक्स। अपने आप को ईस्ट के ऊपर करके देखो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट बेटा ऊपर की जानिब होगा। और कितना ऊपर चढ़ा हूं मैं, 25 मीटर का, यानी कि भाई हाशिम साहब ऊपर कितना गए हैं, ऊपर गए हैं 25 मीटर का, यानी कि 25 मीटर लेफ्ट के ऊपर ट्रेवल किया। उसके बाद एग्जामिनर कह रहे हैं अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, यानी कि अब देखो अगर आप सीधा देख रहे हो, सामने देख रहे हो, अपने मोबाइल से आप स्क्रीन ऊपर करके देखो, सीधा देख रहे हो, आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा वेस्ट की जानिब। और कितना वेस्ट के ऊपर आप चले हो, आप वेस्ट के ऊपर चले हो 40 मीटर्स का। तो यानी कि मैं यहाँ पे मैंने दोबारा यहाँ पे पहुंचने के बाद लेफ्ट ट्रेवल करा, और लेफ्ट में कितना गया हूँ 40 मीटर्स, यानी कि 40 मीटर्स मैंने लेफ्ट के ऊपर किया है। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25। अब देखो आपकी डायरेक्शन अभी यहाँ की है, तो अपने आप को जरा दोबारा से लेफ्ट करो। आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट जो होगा नीचे की जानिब होगा, और कितना आप नीचे गए हो, 25 मीटर्स गए हो। कितना नीचे गए हो, 25 मीटर्स गए हो, तो यानी कि मैं वापस यहाँ पे लेट सपोज आ गया। तो 25 मीटर में बेसिकली कहाँ गया हूँ, नीचे की जानिब आया हूँ, 25 मीटर लेफ्ट पे आया हूँ। तो देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्ट मैंने किया था यहाँ से, हाशिम मैं ही हूं ना बेटा, तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, एंड मैंने यहाँ पे करा है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना दूर हूं मैं। तो भाई मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितना था, टोटल 75 मीटर था, और मैंने वापसी कितना आया हूँ 40, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट डिस्टेंस है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो जाहिर सी बात है टोटल 75 मैंने ईस्ट पर ट्रेवल करा था, और वेस्ट में मैंने 40 का करा है। तो सिंपल वे में मैं 75 माइनस का 40 करता हूँ, 75 में से बेटा अगर 40 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, किसके बराबर, भाई 7 में से जब 4 जाते हैं 3 बचता है, क्योंकि 5 मजीद निकालने तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 माइनस करेंगे तो 35 बचना चाहिए ना, क्योंकि 5 मजीद करवा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 35 के बराबर, किसके बराबर होगा, 35 के बराबर। 35 मीटर नहीं गिवन, तो नन ऑफ दीज मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 35 मीटर मैं दूर हूं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने एंडिंग पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 35 मीटर्स का। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है हाशिम वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, हाउ फार एंड व्हिच डायरेक्शन ही इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, खुदा पहले लॉजिक को समझ लो, लॉजिक समझना बहुत आसान है। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई हाशिम साहब एक हैं, वो क्या करते हैं, 10 किलोमीटर अपनी नॉर्थ के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखो भाई ये मेरे पास मेरा नॉर्थ है, ये मेरे पास मेरा ईस्ट है, ये मेरे पास मेरा वेस्ट है, ये मेरे पास मेरा साउथ है। तो मैंने 10 किलोमीटर क्या करा है बेटा, अपने नॉर्थ पर ट्रेवल करा है। तो भाई 10 किलोमीटर मैंने सिंपल अपने नॉर्थ पर ट्रेवल कर लिया, तो ये मेरे पास मेरा 10 किलोमीटर नॉर्थ का आ गया।
एग्जामिनर आगे कहता है देन ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स दी साउथ, यानी कि पहले सीधा गया था फिर पीछे आ रहा हूँ। देखो नॉर्थ होता है ऊपर की जानिब, साउथ होता है नीचे की जानिब। तो यानी कि अगर 10 किलोमीटर में आगे गया था तो अब मैं कितने किलोमीटर वापस पीछे आ रहा हूँ? 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पीछे आ रहा हूँ? 6 किलोमीटर में पीछे आ रहा हूँ। इसको आप चाहो तो मैं अच्छे वाले एक एरो के जरिए शो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं 6 किलोमीटर अब वापस नीचे की जानिब आया हूँ, कोई मसले कह रहा है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब देखो अगर मैं साउथ की जानिब मेरी डायरेक्शन है तो मेरा ईस्ट कहां पड़ा है? मेरा ईस्ट यहाँ पर है। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि ईस्ट के ऊपर यहाँ पे आने के बाद कितना ट्रेवल करा आपने? ईस्ट पे आने के बाद आपने 3 किलोमीटर का ट्रेवल करा। ईस्ट पे आने के बाद आपने 3 किलोमीटर का ट्रेवल करा। ये जो वापस आए थे ये आपका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सही है। एग्जामिनर कहते हैं आगे हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं कि भाई जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना इससे जो इसका एंडिंग पॉइंट है, एक तो इनका डिस्टेंस बताओ आपस के अंदर कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का बनता है। दूसरे नंबर पर डायरेक्शन आपको बतानी, डायरेक्शन निकालना आसान है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो टोटल में ऊपर कितना गया था? टोटल में ऊपर गया था 10 किलोमीटर। टोटल ऊपर में कितना गया था? 10 किलोमीटर। और वापस नीचे कितना आया हूं? सिर्फ 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कितना है? ये मेरे पास 4 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस फॉर्म हो रहा है आपके पास। हमें पता है कि भाई ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इट विल बी अ वेरी सिंपल थिंग। एच स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। अक्सर बच्चे इनको ऐड करवा देंगे, अरे भाई ऐड करवा के आपको यहां से यहां का डिस्टेंस थोड़ी मिलेगा। आपको तो भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए ना। अगर आप ऐड करवा दोगे तो उसमें एडिशनल डिस्टेंस भी आ जाएगा, वो नहीं चाहिए आपको। आपको खाली इनके दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, डायरेक्टली ऐड मत करवा दीजिएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे सिंपल आपके पास हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस का 9 25 बनता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी। तो एच की वैल्यू मेरे पास जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो 5 के बराबर आ जाएगी। यानी कि डिस्टेंस तो 5 का आ रहा है, मगर आपकी डायरेक्शन क्या है? देखो गौर से देखो आपकी डायरेक्शन क्या है। आप यहां से यहां की डायरेक्शन आ रही है। अब खुद देखो डायरेक्शन कौन सी फॉर्म होती है। मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां से यहां की डायरेक्शन आ रही है। देखो मेरे पास इधर नॉर्थ है, इधर मेरे पास क्या है बेटा? ईस्ट है, इधर मेरे पास साउथ है, इधर मेरे पास वेस्ट है। अब यहां से यहां की अगर मैं यहां से डायरेक्टली यहां पे चलना स्टार्ट करूं इस डायरेक्शन पे तो ये वाली डायरेक्शन बनती है ना, ये वाली डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है, क्योंकि देखो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में होगा। तो यानी कि मैं कहां पे खड़ा हूं? 5 नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के दरमियान में मेरा क्या डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट को देखूं तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के दरमियान डायरेक्शन कैसी आती है? नॉर्थ ईस्ट की आ रही है। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर आ गया। भाई मैंने डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में करवाए हुए हैं, आईक्यू की लेक्चर नंबर 4-5 होगा, वो उसको लाजमी तौर पे कर लीजिएगा प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय। अब देखो बेटा हमारे पास 2-3 ये और ऑड वन आउट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक गिवन है डॉग, एक गिवन है गोट, एक गिवन है काउ, एक गिवन है शिप। बेटा गोट भी आपके पास एक ऐसा एनिमल है जो काटता नहीं है, काउ भी नहीं काटती, शीप भी नहीं काटती, डॉग ऑब्वियसली काटता है। या फिर डॉग आपके पास टोटली डिफरेंट एनिमल होता है, जो बकरा या बकरी होती है, जो जो आपके पास शीप होती है, इसको लैम्प भी कहते हैं। जो हमारे पास एक काऊ होती है, ये दूध देने वाले जानवर हैं। डॉग दूध नहीं देता भाई, अपने मतलब आप पीने के लिए थोड़ी देता है बच्चा। तो आपके लिए ऑड वन आउट किया, साफ तौर पर देख रहा डॉग है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है स्पेड है, डायमंड है, क्लब्स है और बॉल है। भाई स्पेड आपके पास जो है ना ये ताश के पत्तों के अंदर ग्रुप होता है, डायमंड भी ताश के पत्तों का ग्रुप आ रहा है, क्लब्स भी ताश के पत्तों का ग्रुप आ रहा है, वॉल आपके पास कहते हैं दीवार को। तो ये ऑड वन आउट क्या होगा? वॉल होगा। आपको शेप ये गिवन है, आपसे कहते हैं कि भाई इस तरीके की शेप्स आ रही हैं। ये पहली शेप गिवन थी, ये आपके पास सेकंड शेप आ रही है, ये आपके पास थर्ड शेप आ रही है, ये आपके पास फोर्थ शेप आ रही है। और नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर कहता है करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। अब अगर आप इस शेप के लॉजिक समझो ना, आपने देखो शेप के अंदर हमेशा कभी भी शेप का अगर क्वेश्चन आईक्यू में आ जाए ना, इसकी शॉर्टकट क्या होती है कि हमेशा जो है ना किसी एक चीज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी इन शेप्स के अंदर जो मुझे क्वेश्चन के अंदर शेप्स गिवन है, मुझे 2 तरह की क्वांटिटीज दिख रही हैं, एक ये स्क्वायर डब्बे वाली और एक सर्कल वाली। मगर मुझे एक बात पूरे क्वेश्चन को देख के समझ में आ रही है कि स्क्वायर डब्बे वाली चीजें ज्यादा हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले स्क्वायर डब्बे के ऊपर फोकस करने की। क्या ये स्क्वायर डब्बे की लॉजिक क्या है? देखो सबसे पहले ये स्क्वायर डब्बा जो है ना इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद था। उसके बाद क्या हुआ? ये स्क्वायर डब्बा ऊपर चला गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ? ये स्क्वायर डब्बा लेफ्ट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? ये स्क्वायर डब्बा नीचे आ गया। तो अगर आप गौर से इन डायरेक्शंस को देखो ना तो बेटा ये आपके पास पहले ईस्ट की डायरेक्शन आ रही थी, सही है ना? फिर आपके पास क्या हो गई? नॉर्थ की हो गई, फिर आपके पास वेस्ट की हो गई, फिर साउथ की हो गई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि भैया हर दफा ये क्या होता है, आपके पास 90 डिग्री जो है ना रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर। यानी कि देखो इस तरीके से रोटेशन हो रही है कि पहले राइट के ऊपर था, फिर अपवर्ड गया, फिर लेफ्ट पे गया, फिर डाउनवर्ड गया। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए भाई? नेक्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए कि ये अपने राइट के ऊपर आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आंसर क्या होगा? वो होगा जो राइट पे आ रहा होगा। तो मेरे पास जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां
पे राइट के ऊपर डब्बा आ रहा है, दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे राइट के ऊपर डब्बा आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अक्सर बच्चे पहले को टिक कर देंगे, कुछ बच्चे दूसरे को टिक कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है, लॉजिकली सोचो कि बेटा देखो ये बात तो क्लियर हो गई हमें कि भाई मुझे स्क्वायर डब्बे पे जब मैं फोकस करता हूं, देखो पहला स्क्वायर डब्बा ये रहा, फिर ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब की बारी में कहां जाएगा, राइट साइड के ऊपर जाएगा, एक बात तो कंफर्म है। अब आंसर ऑप्शन ए होगा या बी होगा, उसकी लॉजिक को समझने के लिए अब मैं दूसरी वाली चीज को देखता हूं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यार मुझे एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि देखो पहला वाली जो डायग्राम थी इसके अंदर कहीं पे भी सर्कल नहीं आ रहा। जब सर्कल नहीं है तो दूसरी वाली लाइन भी नहीं है। अच्छा, दूसरी वाली फिगर के अंदर देखो सर्कल आ रहा है तो साथ में एक लाइन भी आ रही है। तीसरी वाली फिगर के अंदर वो सर्कल है तो साथ में पर्टिकुलरली लाइन के साथ ही अटैच्ड है वो सर्कल भी। चौथी फिगर में अगेन सर्कल भी है तो लाइन भी है, यानी कि देखो इस सर्कल भी है तो लाइन भी है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों के अंदर राइट साइड के ऊपर स्क्वायर तो आ रहा है, मगर देखो यहां पे एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा गिवन है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इन चारों फिगर्स के अंदर जब कभी आपको एक्स्ट्रा लाइन गिवन थी तो साथ में स्क्वायर भी गिवन था, जब कभी एक्स्ट्रा लाइन थी तो साथ में सर्कल भी मौजूद था, जब कभी एक्स्ट्रा लाइन थी तो साथ में सर्कल भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये ऑप्शन आंसर होता तो साथ में सर्कल होना चाहिए था, अगर ये ऑप्शन आंसर होता तो साथ में सर्कल होना चाहिए था, मगर यहां पे सर्कल तो मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉजिकली सोचो, दोबारा समझो, किसी बच्चे को बात अगर पल्ले नहीं पड़ती, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, एग्जामिनर की लॉजिक को समझो। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, पहले कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो ये आपके पास फिगर है ना, देखो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर स्क्वायर ओपन हो रहा है, फिर अपवर्ड के ऊपर ओपन हो रहा है, फिर नेक्स्ट के अंदर अगेन लेफ्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, फिर डाउनवर्ड पे हो रहा है। यानी कि आपकी फिगर कैसे चल रही है, पहले आपका राइट साइड पे एरो था, देन आपका एरो था अपवर्ड के ऊपर, देन आपका एरो था कहां पे, लेफ्ट साइड के ऊपर, देन डाउनवर्ड के ऊपर। यानी कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है कि भाई देखो पहले आपने ये करा, फिर आपने ये करा, फिर आपने ये करा, फिर आपने ये करा। तो जाहिर सी बात है अब अगेन इसकी बारी है, अब अगेन इसकी बारी है, नॉर्मल सी बात है। तो ऑप्शन ए या बी करेक्ट आंसर है। मगर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अब आप दूसरी फिगर को देखो कि भाई यहां पे सर्कल मौजूद है, जब कभी सर्कल है तो एक्स्ट्रा लाइन है। अगर सर्कल के साथ, जैसे इस केस में एक सर्कल के साथ आपके पास एक ही लाइन के ऊपर सर्कल स्क्वायर आ रहे हैं, मगर ये काम ज्यादा फॉलो नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब सर्कल है तो लाइन है, यानी कि जहां पे भी एक्स्ट्रा लाइन है उसके साथ सर्कल आ रहा है, जहां पे भी एक्स्ट्रा लाइन है उसके साथ सर्कल आ रहा है। तो देखो यहां पे आपको एक्स्ट्रा लाइन गिवन है बट कोई सर्कल नहीं गिवन, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वो होगा कि अगर यहाँ पे लाइन के साथ सर्कल भी होता तो वो तो गिवन ही नहीं हमें। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट तरीके कार किया हमारे पास, सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर बी है। और या तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि भाई तीनों ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑल दो सर्कल आ रहा है, मगर आपके पास यहाँ पे देखो कोई सर्कल नहीं आ रहा ऑप्शन ए के अंदर, राइट साइड के ऊपर भी तीनों में अगर सर्कल आ रहा है, राइट साइड पे ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन गिवन है, तो ये ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट नहीं गिवन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ऑड वन आउट बताइए। अब देखो ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट मैराथन पे भी आपको बताया था कि भाई आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपने इन चारों ऑप्शंस के अंदर से वो ऑप्शन बताना है जो कि सबसे अलग होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट, हराम, और साथ में आपको गिवन है, हार्म गिवन था, सॉरी वहां पे मैंने हराम कह दिया था। इंटरेस्ट था, हार्म था, आपके प्रॉफिट था, लॉस था। उस तरीके से हार्म जो था वो एक उनमें से अलहदा चीज थी, सही है। सिमिलरली देखो चार ऑप्शंस आ रहे हैं, चारों में से आपको एक अलहदा चीज ढूंढनी है जो कि उनमें से मैच नहीं कर रही होगी। अब लॉजिक क्या है, देखो अगर मैं पहली डायग्राम को देखता हूं ना, इसकी लॉजिक क्या है कि देखो एक साइड पे इन सबकी ओपनिंग है, यानी कि देखो ये जो पहली सर्कल आ रहा है, पहला सेमी सर्कल जो आ रहा है और दूसरा सर्कल जो आ रहा है, इन दोनों की ओपनिंग एक साइड पे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूं तो बेटा इसके अंदर भी देखो एक स्क्वायर और एक सर्कल है, दोनों की ऑप्शन, दोनों की ओपनिंग एक साइड पे ही है, यानी कि देखो दोनों की ओपनिंग एक साइड पे ही है। ऑप्शन नंबर डी में देखो कि बेटा दोनों की ओपनिंग क्या है, एक ही साइड के ऊपर आ रही है। मगर अगर मैं ऑप्शन नंबर बी देखता हूं तो भाई सर्कल की ओपनिंग अलहदा है, ये अंदर की जानिब ओपन हो रहा है, स्क्वायर की ओपनिंग बाहर की है। इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भाई ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे ओपनिंग क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए के ऊपर भी ओपनिंग एक साइड पे हो रही है, ऑप्शन नंबर सी पे भी ओपनिंग एक ही साइड पे, यानी कि दोनों फिगर्स एक ही साइड पे अपना मुंह खोल के बैठी हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी की ओपनिंग भी एक साइड पे हो रही है, खाली ऑप्शन नंबर बी ऐसा जिसकी ओपनिंग क्या है, डिफरेंट है, एक की बाहर है एक की अंदर। अच्छा बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आईक्यू के पोर्शन के अंदर आ रहे हैं ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी पहली फिगर जो है ना वो ऐसी थी टू, अब सेकंड फिगर तुम्हारी ये बन चुकी है, यानी कि भाई तुम्हारी ये फिगर इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई ये वाली जो फिगर है इस टू किसके ऊपर कन्वर्ट होगी। अब लॉजिकली सोचो, एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट क्या दिया। एग्जामिनर ने देखो पहले आपको क्या था कि भाई तुम्हारी शेप अगर ऐसी है ना,
अगर मैंने इस शेप को सेकंड शेप में क्या हो रहा है, एग्जामिनर देखो आपको एक कंडीशन यहां पे डिफाइन करना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी अगर पहली शेप ऐसे थी तो अब सेकंड शेप तुम्हारी ऐसे हो गई, उल्टी हो गई। यानी कि भाई तुम्हारी शेप क्या हो गई, उलट करके लिखी गई है। इसको वैसे डायगोनल रोटेशन भी आप कह सकते हो। आप गौर से देखो ना कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई तो आपकी पहली फिगर कैसी थी, आपकी पहली फिगर में देखो ये आपका जो इंटरसेक्शन था यहाँ पे आ रहा था, देन आपने इसको उल्टा करके पलट के लिख दिया ऊपर जाके, यानी कि भाई आपने इसको डायगोनली पलट के लिख दिया, समझ रहे हो। तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी शेप ऐसी है तो ये उल्टी करके कैसी लिखी जाएगी, कि आपकी पहले इंटरसेक्शन यहां पर हो रही थी तो आपने इसको पूरी लाइंस को आपने 180 रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, 180 अपोजिट कर दिया। कि भाई देखो पहले तुम्हारी कोई फिगर यहां पे थी, आपने उसको 180 घुमा दिया, आपने 180 इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अगर मेरी फिगर ये आ रही है तो भाई अगर मैं इसको भी 180 रोटेट करूं, 180 रोटेट करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो फिगर ये आ रही है, मैं इसको 180 रोटेट करूं तो डब्बा अगर अभी यहां पे बना हुआ है, अब की बारी में फिर आंसर में क्या होगा, यहां पे बनेगा। ये बात समझ में आती है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि डायगोनली घुमाना है, आपने 180 डिग्री के ऊपर घुमाना है। आपको पता है ना मैट्रिसेस क्या होते हैं भाई, लेट सपोज मैट्रिक्स आपके सामने बनाता हूं, एक मैट्रिक्स 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो भाई डायगोनली आपने एलिमेंट्स को अपोजिट कर देना होता है। क्या करना है, 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। सिमिलरली देखो अगर मैं कहता हूं ना कि लेट सपोज मेरे पास एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर एरो फॉर एग्जांपल यहां पर आ रहा है, तो इसका 180 अपोजिट क्या होगा, इसका 180 अपोजिट होगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे एरो बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना कि एग्जैक्टली घूम जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, घूम जाएगा। तो अगर मेरी कोई बॉल यहाँ पे बनी हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो भाई देखो अगर मेरा यहाँ पे कोई बॉक्स आ रहा है तो बॉक्स जब मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास लेटर वाई आ रहा है, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा 180 के ऊपर तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाई को आपने उल्टा करके लिख देना है। क्या बन जाएगा बेटा, उल्टा करके ये इस तरीके से वाई आ जाएगा आपका, सही है ना, वाई आपका इस तरीके से आ जाएगा। या इसको आप ऐसे करके लिख दो, ये आपका उल्टा करके घूम गया लैम्डा के सिंबल के ऊपर, या आपने इसको 180 रोटेट कर दिया, आपने उसको पूरा अपोजिट करके लिख दिया। सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप गौर से देखो तो भाई पहली आपकी फिगर ये थी, गौर से देखो कि भाई पहली आपकी फिगर क्या थी, पहली आपकी फिगर ये वाली थी, सही है। आपका इंटरसेक्शन भी यहाँ पे आ रहा था, जब आपने इसको टोटली रोटेट कर दिया तो भी 180 अपोजिट आपने कर दिया ना इसका, कि भाई जो लाइन यहाँ पे बनी हुई थी उल्टा करके आपने ऊपर बना दी। सेम एग्जामिनर यही तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर लेट सपोर्ट डब्बा यहाँ पे बना हुआ है तो इसका 180 अपोजिट क्या होगा। देखो पहले अगर आपका डब्बा यहाँ पे बन रहा था तो जब इसको 180 रोटेट करोगे तो आपका वो जो बॉक्स होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट। देखो बेसिक चीज है। देखो भाई आईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए, मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो एग्जामिनर कह रहा है 180 के ऊपर आपकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। भाई देखो ना यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 180 के ऊपर रोटेट करके वहां पे फॉर्म हो गई। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है ना कि भाई अगर मेरे पास इसको मैं 180 रोटेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा इसका। तो भाई जो बॉक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अपोजिट साइड पे यहाँ पे फॉर्म होगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है बेटा। तो ये सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि भाई आप देखो यहाँ पे पहले आपको रोटेशन इधर मिल रही थी, फिर आपको यहाँ पे मिल रही है, सिंपल सी चीज है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास 4 फिगर्स आ रही हैं, ये पहली फिगर है आपकी, ये आपकी दूसरी फिगर है, ये आपकी तीसरी फिगर है। एग्जामिनर कहता है बताइए चौथी फिगर क्या होगी। अब लॉजिकली सोचो, आपको एग्जामिनर देखो अगेन दो शेप्स आ रही है ना, तो एक शेप पे कंसीडर कर लो, उससे आप बात समझेंगे। देखो पहली शेप ये ब्लैक वाली बॉल को मैं कंसीडर करता हूँ, ब्लैक सर्कल जो है भाई पहले ये इस क्वाड्रेंट के अंदर था, फिर ये क्या हुआ इस क्वाड्रेंट पे आ गया, फिर ये क्या हुआ देखो इस क्वाड्रेंट में आ गया इस फिगर में। यानी कि देखो पहले ये इस क्वाड्रेंट में था, देन ये इधर आया, देन ये इधर आया। इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी आंसर होगा, मेरा जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, उसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। कि लेट सपोज अगर मैं अपने आंसर की बॉल बनाऊं तो आंसर में ब्लैक बॉल कहां पर होगी। ऑब्वियसली सी बात है यार, ये हर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है ना बेटा। कैसी रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो मेरा जो आंसर होगा उसके अंदर ये बॉल यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, सही है ना। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब अगर आप सिंपल जो आपकी ये व्हाइट बॉल है, अगर आप इसको भी गौर से देखो जिसके अंदर कोई कलर फिल नहीं हुआ हुआ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। कैसे कि पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पर आई, और उसके बाद यहाँ पर आ गई। तो मेरा जो आंसर होगा ये उसके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी खाली करेक्ट है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑल्दो आप ब्लैक बॉल पे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, मगर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। कैसे कि देखो कोई भी एक चीज लेके चलोगे ना उससे आंसर सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर आप इस वाली बॉल को देखो ना, पहले ये यहां पर थी, फिर देखो ये यहां पर आई नेक्स्ट शेप में, फिर ये यहां पर आई। यानी कि ये सिंपल 45 45 आगे बढ़ रही है, 45 डिग्री, फिर 45, फिर 45, यानी कि क्वाड्रेंट के हाफ पे। पहले ये यहां पर थी, फिर यहां पर आई, फिर यहां पर आई। तो आंसर में कहां पर होगी, यहां
यहां पर होगी, सिंपल सी बात है। तो एक ही ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई पहले तुम्हारे पास ये वाली शेप थी और ये कन्वर्ट हो गई है इस वाली शेप में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर ये वाली शेप होगी तो किस में कन्वर्ट होगी। तो भाई अगर आप फर्स्ट शेप को देखो ना, इस शेप के अंदर दो बातें समझ में आ रही हैं कि दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। पहला वाला जो ट्राइंगल है ना, जो अंदर वाला ट्राइंगल है, ये थोड़ा सा देखो आपका बोल्डेड फॉर्म में आ रहा है, और बाहर वाला ट्राइंगल सिंपल नॉर्मल फॉर्म में है, मगर दोनों के दोनों एम्प्टी हैं। अगर आप और से देखो, दोनों के दोनों क्या है, एम्प्टी आ रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो देखो दूसरी वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, बाहर वाला ट्राइंगल बोल्ड हो गया जबकि अंदर वाला फिल हो रहा है। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मेरे पास अगर दो स्क्वायर आ रहे हैं, सेम पैटर्न देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अंदर वाला स्क्वायर कैसा है, फिलहाल पहले बोल्ड है, बोल्डेड फॉर्म में है, बाहर वाला एम्प्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि भाई मेरे पास अगर दो इस तरीके से पर्टिकुलरली ट्राइंगल आते हैं कि बाहर वाला ट्राइंगल क्या हो, बाहर वाला ट्राइंगल लेट सपोज मेरे पास बोल्डेड फॉर्म में हो, बाहर वाला जो स्क्वायर है ये कैसा हो, ये बोल्डेड फॉर्म में हो, जरा थोड़ा सा बोल्ड हो, मोटा हो, और अंदर वाला जो हो ना कंप्लीटली फिल आउट होना चाहिए। अंदर वाला क्या होना चाहिए, फिल आउट होना चाहिए। ये मेरा आंसर होगा। ये खाली मेरे पास देखो ऑप्शन बी सी डी में से किस में परफॉर्म हो रहा है। ऑप्शन बी में देखो बाहर वाला एक्सट्रीमली फिल आउट हुआ है, अंदर वाला एम्प्टी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा भाई ऑप्शन सी या डी में अगर आप और से देखो ना, ऑप्शन नंबर सी में बेटा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपके पास बाहर वाला भी कंप्लीटली फिल है, अंदर वाला भी फिल है, और थोड़ी सी लाइन ये बाहर की आपने छोड़ी हुई है, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, क्योंकि देखो ये इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि पहले केस के अंदर जब आपके पास बाहर वाला बोल्डेड नहीं था, अंदर वाला बोल्डेड था, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अंदर वाला फिल है, देखो अंदर वाला क्या है, फिल है, नॉर्मल सी बात है, और बाहर वाला क्या है, बोल्ड है। तो ये खाली इस स्टेप में हो रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है बेटा। अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है अगेन आईक्यू का, ये वाले फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अगेन दो तरह की आपके पास फिगर में दो तरह की चीजें आ रही हैं। ये आपके पास पहली फिगर है, ये आपके पास दूसरी फिगर है, ये आपके पास तीसरी फिगर है, ये आपके पास चौथी फिगर है, और फिर आपको पांचवी फिगर की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको पांचवी फिगर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब लॉजिकली सोचो, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें गिवन होती है फिगर वाली के अंदर, नॉर्मली नॉर्मली तो आपने किसी एक चीज से पहले फोकस करना है। अगर मैं सबसे पहले सर्कल को ही कंसीडर कर लूं, तो देखो पहले सर्कल यहां पर था, फिर सर्कल इस कोने पे चला गया, फिर सर्कल इस कोने पे गया, फिर सर्कल इस कोने पे गया। यार सर्कल में जो है ना मुश्किल लग रहा होता है यार, इस तरीके से मुश्किल लग रहा है। मैं क्यों ना पहले एक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देख लूं। यार देखो पहले मेरे पास वैल्यू इधर थी, फिर वैल्यू इस साइड पे आई, फिर वैल्यू देखो कहाँ आई, इधर आई, फिर वैल्यू कहाँ पे आई, इधर आई। यानी कि देखो पहली पहली शेप में आपका सर्कल यहां पर है, दूसरी शेप में सर्कल यहां पर है, तीसरी में यहां पर है, चौथी में यहां पर है। तो गौर से समझ रहे हो क्या रहा है, गौर से देखो, ये पहले यहां पर गया, फिर ये यहां पर आया, फिर ये यहां पर आया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वापस से यहां पर जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है ना बेटा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री की रोटेशन चल रही है कि पहले यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पे, यहां पे। इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी आंसर होगा, मेरा जो भी आंसर होगा बेटा, उसके अंदर मेरा जो सर्कल होगा ना, अब ये वापस से यहां पर कहीं पे लाई कर रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है, नॉर्मल सी बात है। आप इसको प्यारे तरीके से बना लो, मैंने गंदा सा बना दिया, कोई मसले की बात नहीं है। मेरा सर्कल यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, एक बात तो कंफर्म हो गई, एक चीज तो कंफर्म हो गई। तो वैसे मेरे पास यानी कि करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, सही है। अपनी बातों को बड़ा क्लियर रखा करो। अब देखो ये दूसरी शेप की क्या फनकारी चल रही है कि ये शेप पहले यहां पर थी, फिर देखो थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर ये मजीद ऊपर गई है, फिर ये बिल्कुल एंड पे चली गई। यानी कि देखो ये आपका एक नॉन डायगोनल स्ट्रक्चर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एक तरीके से चल रही है। अगर आप और से देखो ना बेटा, ये बेसिकली क्या हुआ, ये जो प्लस की डायरेक्शन थी इस तरीके से मूव कर रही है। पहले प्लस यहां पर था, फिर प्लस यहां पर आया, फिर प्लस यहां पर आया, फिर फाइनली प्लस कोने पे चला गया। यानी कि इसका सफर जो है ना, एक कोने से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर आगे गया, और फाइनली कोने पे पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, जब ये फाइनली कोने पे पहुंच गया, अब ये वापस भी आना स्टार्ट करेगा ना। अब ये पहले यहां से पहले बिल्कुल ये ऊपर तक गया, अब ये वापस नीचे आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर बीच में कहीं पे होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये वापस ऊपर से नीचे पहुंच रहा होगा। ऐसे है ना, वापस ऊपर से क्या हो रहा होगा, नीचे पहुंच रहा होगा। वापस ऊपर से अब ये नीचे पहुंच रहा होगा, तो इधर कहीं पे इसका सिंबल होगा। तो खाली एक ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो ये बिल्कुल यहां पे मौजूद है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए में से देखो परफेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है ना, यहाँ पे ये आपका बिल्कुल ही जो है ना ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल ही ऊपर कोने पे मौजूद है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आई कैन एज्यूम कि भाई ये फिगर बनाते हुए थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको आगे पीछे शिफ्ट कर दिया होगा। ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो यानी कि यहाँ पे गिवन है, तो ये इसको परफेक्टली शो कर रहा है कि भाई आपका ये इधर कहीं होगा, क्योंकि जब भी ऊपर से वापस आ रहा है ना, तो पहले ऊपर ये प्लस यहाँ पे था, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर, फिर फाइनली यहाँ पर। तो देखो इस शेप में यही तो हो रहा है कि आपका ये बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी वन जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बात लॉजिक
लॉजिकली समझो कि देखो सबसे पहले आपने देखा सर्कल की डायरेक्शंस को, सर्कल की डायरेक्शन समझ में आ गई। प्लस की डायरेक्शन देखो, प्लस की डायरेक्शन पहले ऊपर नीचे थी, फिर ऊपर गई, फिर मजीद ऊपर गई, अब वापस नीचे आएगी ना। तो भाई इसको लेट सपोज ये वापस जब नीचे आएगी तो कहां पर होगी, इसको तकरीबन यहाँ पे कहीं होना चाहिए था, तकरीबन यहाँ पे कहीं पे इसको होना चाहिए था। अब मेरे पास जो परफेक्ट आंसर है ना, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में लेफ्ट पे बन गया, थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए था, ये इसका आंसर होगा। सही है ना, ये इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खाली यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। सही है ना, खाली ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखो ना, इसमें तो बिल्कुल ही कोने पे आ रहा है चिपका पे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखो तो बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। खाली एक ही ऑप्शन बचता है परफेक्ट वन, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एट द बॉटम। एक स्टार गिवन था और एग्जामिनर ने आगे कहा था विच विल बी द बॉटम नंबर इन द स्टार, क्या विच विल बी अ बॉटम नंबर इन द स्टार। ये क्वेश्चन पेपर में आया कि भाई स्टार के अंदर, इस स्टार में बॉटम के ऊपर कौन सा नंबर होगा। आपको स्टार बना के दिया हुआ था। देखो यहाँ पे वन यहाँ पर अगर गिवन है, थ्री यहाँ पर है, टू यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे चल रहा है वन टू, फिर थ्री यहाँ पर है तो इसका मतलब फोर यहाँ पर होगा, फिर फाइव यहाँ पर होगा। तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, फाइव होगा। लॉजिकली सोचो दोबारा कि भाई देखो वन यहां पर है, टू यहां पर आया, एग्जामिनर ने देखो, एग्जामिनर ने आपको वन और टू और थ्री लिख के दिया हुआ था। तो भाई देखो अगर वन यहां पर है तो फिर टू यहां पर है, थ्री यहां पर है, तो फोर कहां पर होगा। जाहिर सी बात है, देखो वन के सामने, वन की जो लाइन चल रही है, इसी लाइन पे आपको टू मिला। लॉजिकली देखो, देखो उसकी डायरेक्शन सेंस वन कैसी रही है। अक्सर बच्चे बोलेंगे तुक्के कैसे लगा रहे हैं सर, ये तो बताएं। भाई देखो वन से यहाँ पे क्या जा रहा है, ये जो एक लाइन चल रही है, इधर टू दिया है इसने, फिर टू की जो लाइन चल रही थी यहाँ पे थ्री आपको मिला है, फिर जाहिर सी बात है थ्री की जो लाइन चल रही होगी इसके ऊपर आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा फोर। अब देखो फोर की जो लाइन चल रही होगी, जहां ये लाइन एंड होगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। ये आपके पास ऐसे करके जो है ना वो बन रहा है। बात समझ में आती है कि भाई कैसे मैंने ड्रॉ करा, दोबारा समझ लो, किसी को बात पर लेनी पड़ती कि भाई देखो वन के एंड में एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ टू यहाँ पर है, तो वन के एंड में टू यहाँ पर आ रहा है, लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। फिर देखो ये लाइन जब यहाँ पे एंड हो रही है तो थ्री आ रहा है, अब ये लाइन जहां पे एंड होगी वहां पे फोर आएगा, और फिर जो लाइन एंड होगी वहां पे फाइव आएगा। तो बेसिक चीज है। तो बॉटम पे कौन सा नंबर है, फाइव का नंबर है। अच्छा, अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये फास्ट के पास्ट पेपर से लिया गया आईक्यू का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आ रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास पांच तरह की जो है ना टोटल डायग्राम्स आ रही हैं, मगर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के लॉजिक के। हालांकि लॉजिक जो है ना उसको बस बहुत सामने देखने के ऊपर दिख रही है आपको। कैसे कि भाई देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोचो ना, भाई ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाने का क्वेश्चन है, लिटरली चुटकी बजाने का क्वेश्चन है। कैसे कि भाई देखो, टोटल पांच डायग्राम्स गिवन है, जिनमें से लिटरली तीन डायग्राम सिर्फ रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिएगा, इस वाली को देखो और इस वाली को देखें। सेवन प्लस का वन क्या बन रहा है, एट बन रहा है। एट प्लस का सिक्स क्या फॉर्म होता है, जाहिर सी बात है ना, आठ में छह का इजाफा करोगे, छह और छह बारह, आठ और छह आपको चौदह मिल रहा है। सिमिलरली देखो बेटा, ग्यारह प्लस वन आपको क्या मिल रहा है, बारह का इजाफा मिलता है। सिमिलरली आपके पास तेरह में नौ का इजाफा क्या होगा, वो यहां पर आएगा, क्योंकि देखो इक्कीस प्लस तीन चौबीस भी बनता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इक्कीस प्लस तीन, ये थोड़ी सी यहाँ पे एरर है कि भाई आपके पास, हाँ सही है ना, बल्कि इक्कीस प्लस तीन चौबीस ही तो बनेगा। तेरह प्लस का नौ क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपका आंसर होगा। थर्टीन प्लस का नाइन किसके बराबर होगा, भाई नौ में तीन का इजाफा करोगे, बारह का दो और एक कैरी, और आपके पास एक और एक क्या बन गया, दो, बाईस आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तीन डायग्राम्स यहाँ पे रेलिवेंट है। अब अगर कोई बच्चा बोले सर तो फिर इसको क्यों दिया हुआ था, तो भाई यहाँ पे फिर एक और काम हो रहा था। आपको ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स के बारे में बता सकता हूँ, ऊपर वाली डायग्राम में क्या फनकारी चल रही है। भाई ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स में क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। कैसे कि देखो, चार प्लस का तीन करोगे तो बेटा क्या बनेगा, सात बनेगा। सिमिलरली बेटा देखो, एक प्लस का सात क्या होता है, आठ होता है। बारह प्लस का नौ क्या होगा, इक्कीस होगा। छह प्लस पांच क्या होता है, ग्यारह होता है। दो प्लस ग्यारह क्या होता है, तेरह होता है। यानी कि अगर आप ऊपर वाली दोनों टर्म्स को प्लस करवाओगे तो ये वाली वैल्यू फॉर्म हो रही है प्लस करवाने पे। और अगर आप ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स को सेपरेट करवाओगे तो आपको ये लेफ्ट राइट वाली डायग्राम मिलेगी। कैसे, चार में से तीन गया, एक बचेगा। बारह में से नौ गए, तीन बचेगा। सात में से एक गया, छह बचेगा। छह में से पांच गए, एक बचेगा। ग्यारह में से दो गए या दो में से ग्यारह गए तो नौ बचेगा। तो भाई ऊपर वाली डायग्राम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको खुदारा दी हुई है, उसका इतना कोई रोल नहीं है। असल रोल जो था हमारे पास ये नीचे वाली दोनों फिगर्स के जरिए से फॉर्म हो रहा था। तो भाई नीचे वाली दोनों फिगर्स को अगर आप ऐड करवा रहे हो तो सिंपल तरीके से आपके पास मिडिल वाली फिगर आ रही है। बहुत दफा एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन तरीके से दर हकीकत सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो
ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पजल। अब इसकी लॉजिक को समझो यार। देखो पहले तो मैं सिंपल करता हूं कि यार 2 और 3 तो 5 बनेगा, बीच में 17 आ रहा है, यानी कि मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो पहले जो पजल मुझे गिवन है, पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि भाई वहां पे कोई पैटर्न समझ में आता है नहीं आता। यार देखो 6 और 3 9 बनेगा, 9 और 2 आपके पास 11 बन सकता है, 11 में 7 तो 18 हो जाएगा। नहीं, ये लॉजिक तो नहीं बन रही। अच्छा, अगर मैं इसका एक और काम करूं, इफ यू हैव टेकन माय आईक्यू लेक्चर्स, तो मैंने आपको एक और पैटर्न ढूंढने का तरीका बताया था। हम सम और डिफरेंस लेके क्यों ना चेक करें। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का फॉर एग्जांपल सम लेता हूं, तो 9 + 6 क्या बनता है, 9 + 6 15 बनता है। ओके, 9 + 6 15 बनता है, तो यानी कि मेरे पास जो अप और डाउन का सम होगा वो कितना होगा। यानी कि देखो ऊपर मेरे पास 7 है और नीचे वाली दोनों टर्म्स किसके बराबर है, 15, यानी कि 7 + 9 + 6 क्या बनेगा। अगर मैं 15 के अंदर 7 का इजाफा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 15 में 5 20, 20 में 2 का इजाफा, ये बन जाएगा 22 के बराबर। और मेरे पास जो ये हाथ आ रहे हैं इस स्टार के, वो क्या है, 2 और 3 5। तो अगर मैं 22 में से इस 5 को माइनस करता हूं, तो बेटा 22 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गया तो 3, और 3 और कम करूंगा 17। तो देखो ना बीच की वैल्यू बन रही है, यानी कि पैटर्न समझ में आ गया। देखो भाई आसान तरीके का आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। हमेशा याद रखो, कभी भी इस तरह की अगर फिगर आए ना, तो मैंने विद इन सेकंड्स में, देखो पैटर्न कैसे पता चला मुझे, मैंने अगर जब आमने सामने वाली टर्म्स को देखा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो याद रखिएगा, पैटर्न को फाइंड करने का एक आसान तरीका क्या होता है, आप ऊपर और नीचे वालों का सम लो और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वालों का सम लो, और दोनों को फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो। यानी कि जो भी आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड टर्म्स आ रही है ना, उनका सम लो, और ईस्ट और वेस्ट वाली या फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली का सम लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करके चेक करो क्या मिडिल नंबर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो आ रहा है, तो इसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो भाई देखो ऊपर मेरे पास 5 है, नीचे मेरे पास क्या है, 10 + 4 14। तो अगर मैं 14 के अंदर 5 का इजाफा करता हूँ, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का, नॉर्थ और साउथ का मैं इजाफा करता हूँ, तो 14 + का 5 क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ना, 15 + का 5 20 होता है, तो एक कम है 19 बन जाएगा। और 6 और 2 मेरे पास होता है 8, 6 और 2 क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो अगर मैं 19 में से 8 को माइनस करता हूं, तो बीच की वैल्यू 11 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब पता चल गया भाई, पैटर्न पता चल गया। भाई देखो यानी कि यहाँ पे भी क्या पैटर्न होगा, इसका मतलब है 7 + 6 को पहले आप ऐड करो, क्योंकि देखो ऊपर क्या है 9 है और नीचे का टोटल सम क्या है 7 + 6, यानी कि डाउनवर्ड का टोटल सम क्या होगा, 7 में अगर 6 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली 13 आ जाएगा, और 9 + का 13 क्या होगा। देखो 11 में अगर मैं 9 का इजाफा करता हूँ 20 बनता है ना, तो भाई 13 का इजाफा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 9 + का 13 ये बन जाएगा 22 के बराबर। तो 5 और 4 होता है मेरे पास 9 के बराबर। तो अगर मैं 22 में से 9 को माइनस करवा दूं, कितना बनेगा, 22 में से 9 जाएगा, जाहिर सी बात है 13 ही बचेगा। 22 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो इसका मतलब बीच का नंबर क्या है मेरे पास, 13 के बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई देखो पैटर्न को समझो, पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया ना, आईक्यू के क्वेश्चन आपके लिए बिलीव मी हलवा है। कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको इस नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। वैसे यार ये तो बड़े मजे का आ रहा है, कैसे कि भाई मेरे पास 10 6 3 और 1 आ रहा है, ओके, 14 4 9 और 1 आ रहा है, 7 2 4 और 1 आ रहा है, 12 5 3 और ये क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं लॉजिक को देखूं तो भाई ये स्क्वायर के डब्बे की लॉजिक, अगर मैं इन दोनों को आपस में कुछ करूंगा और इन दोनों को आपस में कुछ करूं, तो कुछ बन रहा है यार, एक चीज बन तो रही है। अगर मैं 3 + का 1 करता हूं तो ये आ जाएगा 4, 3 + का 1 क्या होगा 4। और अगर मैं में से 6 को निकालता हूं, अगर मैं 10 में से 6 को निकालता हूं तब भी 4 आएगा। बेसिक मैथ्स यार, आईक्यू की मैथ्स यार, ये तो बेसिक चीज है भाई, सामने दिख रही है ना मुझे। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे दिख रहा है कि भाई 2 और 1 7 और 4 ऐसा क्या नंबर है जो सिमिलर आ सकता है, क्या कंडीशन के ऊपर होगी, कि अगर मैं राइट लेफ्ट को ऐड करूं, अपवर्ड डाउनवर्ड को डिफरेंस लूं, यानी कि भाई 2 + का 1 3 बनेगा, और जाहिर सी बात है 7 में से 4 जाएगा तब भी 3 आएगा, यानी कि 2 + का 1 3, 7 में से 4 गया तब भी 3। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है उनको आपने क्या करना है, ऐड करवाना है, इक्वल टू के इस तरफ जो अपवर्ड साइड है और आपके पास डाउनवर्ड साइड है उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो अगर मैं इस पैटर्न को यहां पे अप्लाई करूं, 4 + का 9, यार 9 में अगर मैं 4 का इजाफा करता हूं तो ये तो 13 बनेगा, इक्वल टू के बाद 14 में से 1 जाएगा 13 बनेगा, यानी कि हमें डिफरेंस समझ में आ गया। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि भाई ये दो वैल्यूज जो होंगी आपस में ऐड होंगी, तो 5 + का 3 आ जाएगा, और ये वाली दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि 12 माइनस का क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैं एक्स लिख देता हूं। तो 5 + का 3 क्या बन गया, 5 में 3 का इजाफा 8 बन गया, 12 का 12 माइनस का एक्स को वहां भेज दो, प्लस के 8 को यहां भेज दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी
12 में से 8 निकालो, 4 के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अगेन अगर आपने मेरी आईक्यू के पेपर्स की, आईक्यू की प्लेलिस्ट की सीरीज देखी हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा बेटा। मैंने आपको इस तमाम चीजें बहुत कैटेगोरिकली समझाई हुई हैं। तो भाई मैं यहाँ पे पूरी नंबर सीरीज को, पूरी यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिटन दी बेसिक राइटिंग दी बेसिक पिक्चर। उसको देख लीजिएगा कि भाई देखो आपके पास टोटल दुनिया के अंदर अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड के दरमियान आपके पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है ना। अब देखो लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, कहता है बताइए इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। देखो आपको सबसे पहले ए गिवन है, आपको पता है ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर जी गिवन है, जी किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है 7 के। और आगे आई आ रहा है, आई किसके बराबर होता है, देखो आई बराबर होता है 9 के। मैंने आपसे पहले भी कहा था पेपर के अंदर कोशिश करिएगा इस नंबर सीरीज को पहले ड्रॉ कर लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको ड्रॉ कर लें, टोटल 26 लेटर्स हैं, सही है ना। इसको नॉर्मली आप बैठ के ड्रॉ कर लें। अच्छा सी किसके बराबर होता है, देखो बेटा सी बराबर होता है मेरे पास 3 के। ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है 5 के। एल किसके बराबर होता है, एल 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 बराबर होता है 12 के। देन एफ आ रहा है, एफ बराबर होता है 6 के। डी किसके बराबर है यार, डी तो बराबर होता है 4 के। जी किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है 7 के। हमें नेक्स्ट नंबर को ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे मुझे इनिशियली तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आता कि यार 1 के बाद 7 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 आ रहा है, फिर आपके पास 5 है, फिर 4 है, अच्छा फिर 12 है, फिर 7 है, और मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो मैं इसको कैसे निकालूं, मैं इसको कैसे निकालूं भाई, 1 और 7, 6 और 3 9 बनता है, ओके। 5 और 4 मगर 10 बनता है, नहीं 5 और 4 आपके पास 9 बनता है, आई एम सॉरी। अच्छा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, यार एक तरीका है, अगर मैं इन सबका सम ले लूं, अगर मैं 1 + 7 करता हूं तो क्या आपके पास क्या बन गया, सॉरी 6 और 3 9, और 9 और 1 10, 10 और 7 आपके पास यहाँ पे देखो 17 बन रहा है। मुझे पता है 5 और 4 9, और 9 और 9 क्या होता है, 18 होता है, ओके। यानी कि देखो मेरे पास एक सम की सीरीज आ रही है 17 18। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 12 + 7 क्या होगा, 12 + 7 19 होता है। अरे भाई पता चल गया ना भैया, पैटर्न पता चल गया। देखो पहली वाली तमाम की तमाम कॉलम का सम आया 17 के, दूसरे कॉलम का सम आया 18, तीसरे कॉलम का सम आया 19। अब मुझे एक बात पता है कि नेक्स्ट कॉलम का सम क्या होगा, 20 के बराबर। और मुझे साथ ही यहाँ पे एक और डिसेंडिंग सीरीज भी दिख रही है कि देखो सबसे पहले आपके पास 4 नंबर्स थे, फिर 3 नंबर्स हुए, फिर 2 नंबर्स हो गए। पहले देखो पहली वाले कॉलम में 4 नंबर्स थे, फिर आपके पास कितने नंबर्स हो गए, 3 हो गए, फिर 2 नंबर हो गए। यानी कि लास्ट कॉलम में सिर्फ एक ही नंबर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 के बराबर होगी। तो 20 का मतलब क्या है, 20 पे कौन सा लेटर आता है, 20 पे आता है टी का लेटर। यानी कि यहाँ पे कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, टी का लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि बेटा यहाँ पे कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे आपके पास टी का लेटर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई बताइए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, RFNGOPZ क्वेश्चन मार्क हमें सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लॉजिकली सोचते हैं। यार देखो आर किसके बराबर होता है, आर 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 मेरा दोस्त, आर आर बराबर होता है 18 के, ओके। एफ किसके बराबर है, एफ बराबर होता है सिंपल 6 के। और एन किसके बराबर होता है, एन बराबर है 14 के, ओके। अच्छा पहले मैं सिंपल नंबर्स को लिख दूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ना। जी किसके बराबर है बेटा, जी बराबर है 7 के। ओ किसके बराबर होता है, ओ मेरे पास मेरा दोस्त ओ कहाँ है, 15 के बराबर होता है। पी किसके बराबर है, पी बराबर है 16 के, हमें इस नंबर की वैल्यू नहीं पता, ओके। जेड बराबर होता है 26 के। अब देखो मेरे पास सबसे ऊपर आ रहा है 18। यार अगर मैं इसको जो है ना हॉरिजॉन्टली अपनी सीरीज को ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि देखो एफ प्लस का एन क्या होगा, 14 प्लस का 6 मुझे साफ तौर पे पता है बराबर होगा 20 के। यानी कि 6 और 14 किसके बराबर होगा, प्लस का, ये बराबर होगा 20 के, ओके। अगर मैं इनके अंदर ये 7 और ये जो जी और ओ आ रहा है, अगर इनका भी मैं सम करूं तो क्या बनेगा, 7 15, 5 में 2 का इजाफा आपके पास क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा ना। 15 और 7 ये आपके पास बन गया 22, ओके। यानी कि देखो 18 के बाद 20 आया, 18 सबसे टॉप पे था, फिर उसके पास जो दोनों लाइन अगला जो आपके पास रॉ आ रही थी उसके अंदर 20 आया, फिर नेक्स्ट रॉ में 22 आया। दैट सिंपली मींस आपके पास जो उससे अगली रॉ होगी उसके अंदर क्या होगा, उससे अगली रॉ में 24 होगा, क्योंकि देखो ये चीज अगली रॉ को वेरीफाई भी कर रही है, जो लास्ट रॉ आ रही है उसमें 26 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। और से बात समझ में आई, देखो मुझे कैसे पता चला, इल्हाम थोड़ी हुआ है, मुझे आपके सामने बैठ के निकाला है। भाई पहली रॉ जो थी देखो उसमें 18 था, सेकंड रॉ जो आपके पास आई उसका सम 20 के बराबर था, थर्ड रॉ के अंदर देखो 22 आ रहा है, इसका मतलब चौथी रॉ जो होगी उसमें 24 होगा और लास्ट रॉ में 26 होगा। इसका मतलब क्या है,
थर्ड रॉ का जो सम होगा ना वो 24 है। तो भाई आपको थर्ड रॉ में पी और ये क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी कि भाई मुझे पी और क्वेश्चन मार्क इनका जो भी सम होगा वो किसके बराबर है, 24 के। तो हमें पता है भाई पी बराबर है 16 के। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने दूं, 24 में से 16 को माइनस करवा दूं, 24 में से बेटा जब 16 जाएगा तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है भाई 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। और 8 किसके बराबर होता है, 8 बराबर होता है मेरे पास एच के। यानी कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है, एच मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पे एच होना चाहिए था। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताओ भाई चुटकी बजा के सॉल्व होगा, चुटकी बजा के, क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई दोस्तों से लाजमी तौर पे शेयर करना है लेक्चर के। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारे पास आ रहा है, एग्जामिनर कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। क्वेश्चन मार्क माशाल्लाह से यहाँ पर आ रहा है। अच्छा अच्छा यार देखो मैंने आपको कहा था कभी भी इस तरह की अगर कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, इस तरह की कोई भी सीरीज आ जाए ना, इस तरह की डायग्राम गिवन हो, तो इसमें पहले तो कॉलम को चेक कर लो या रॉ को चेक कर लो। कॉलम का सम या रॉ का सम अगर सिमिलर आ रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो देखो यहाँ पे 5 टर्म्स आ रही है, मुझे एक लॉजिक और समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 टर्म्स आ रही हैं, आपके पास टोटल 5 सर्कल्स गिवन है ना, कितने सर्कल्स हैं, 5 हैं। तो भाई अगर मैं दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस लेके देखूं जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में करा था, तो भाई 4 में से अगर एक जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 11 में से भी अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ, दोनों का बिल्कुल डिफरेंस कर रहा हूँ, 11 में से भी 3 जाएगा तो 8 बचेगा। और 3 + 8 11 ही तो होता है, गौर से देखो ना, 3 + 8 11 होता है। मुझे नहीं पता ये सीरीज अभी सही निकाली है गलत निकाली है, चेक कर लेते हैं फर्दर। कि देखो 4 में से एक गया तो 3 आया, और आपने 11 में से जब 3 को निकाला तो 8 आया, और 8 प्लस का 3 बराबर होता है किसके, 11 के। ये बात तो कंफर्म है, किसके बराबर होता है, 11 के। सिमिलरली देखो 3 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो देखो बीच वाली वैल्यू बना रही है, कंफर्म हो गया। यानी कि देखो 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 प्लस का 2 क्या होगा, 9 के बराबर होगा, कंफर्म हो रहा है। 6 में से 4 जाएगा तो देखो 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो ऑब्वियसली 6 बचेगा, और 6 + 2 8 के बराबर होता है, कंफर्म हो गया। तो बेटा 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो एक में से अगर 4 जाएगा तो नेगेटिव का 3 बचेगा, तो 4 माइनस का 3। अच्छा यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं बेटा, पहली बात यहाँ पे एक आंसर 1 आ सकता है, एक आंसर 7 आ सकता है। देखो नॉर्मली हम सीक्वेंसेस के अंदर नेगेटिव वैल्यू को काउंट नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि यार बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो। 4 में से अगर मैं एक निकालूंगा तो प्लस का 3 बचेगा, और 4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये सिंपल हम क्योंकि सम कर रहे हैं तो ये 7 आना चाहिए। बट अगेन आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस में क्या मौजूद है। क्योंकि देखो अगर मैं ऊपर मैंने हर जगह पे क्या किया था, बड़ी में से छोटी को माइनस किया था, हम लोगों ने बड़ी में से छोटे को माइनस किया था। तो 4 में से अगर एक जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, और 3 + 4 7 होता है। बट अगर कोई बच्चा इस लॉजिक को लेकर चले कि नहीं सर यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, तो 1 में से 4 अगर जाएगा तो 3 बचेगा, तो आप उस लॉजिक को लेके चल सकते हो। फिर ऑप्शंस भी डिपेंड करते हैं वहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है। बट मेरे नजदीक यहाँ पे वैसे 7 आना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे थे, तो बड़े में से छोटा जब जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, और 3 + का 4 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। कि देखो एग्जामिनर आपको एक सीरीज दे रहा है कि 75 के बाद 50 आ रहा है, ओके 75 के बाद 50 का मतलब क्या है कि नेगेटिव का 25 हो रहा है। फिर देखो 50 के बाद 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 में 9 कब मिलता है, जब आप 4 का इजाफा करते हो, यानी कि प्लस का 40 किया आपने। फिर 90 के बाद अगेन 65 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव का 25 हुआ है। फिर 65 के बाद देखो 105 आ रहा है, तो भाई 6 में 10 का मतलब क्या है, 4, यानी कि 65 प्लस का 40 करूंगा तो मुझे अगेन क्या मिल रहा है, 105 मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर होगा -25 करने का। तो 105 में से जब आप 25 को माइनस करवाओगे तो इट शुड बी 80। तो इट शुड बी 80, मैंने वहां पे गलती से 130 बोल दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईक्यू का आ रहा है, बट बेसिक मैथ साइड पे भी आ सकता है। एग्जामिनर कहता है Sally has never received a violation from the Federal Aviation Administration during her 16 years of flying car. Must be a great pilot. Which of the following can be said about the reasoning above? The argument is built upon the hidden assumptions. The definition of the terms create ambiguity. This is an example of an argument that is directed against the source of the claim rather than the claim itself. The argument uses circular reasoning. The arguments worked by an analogy. अब इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझो कि वो ये आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ना, एग्जामिनर क्या कह रहा है, सैली हैज नेवर रिसीव्ड अ वायलेशन फ्रॉम द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हर 16 इयर्स ऑफ फ्लाइंग कार। ओके ड्राइविंग कार होगा, वैसे फ्लाइंग कार नहीं होगा, ड्राइविंग चलो फ्लाइंग कार, अगर एविएशन की बात करें तो फ्लाइंग कार ही होगा, बट फ्लाइंग प्लेन होना चाहिए था फिर। बट चलो खैर है, फ्लाइंग कार मस्ट बी अ ग्रेट पायलट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द रीजनिंग अबव, द आर्गुमेंट बिल्ड अपॉन द हिडन assumptions, इट कैन बी ट्रू। बिकॉज देखो दुनिया के अंदर कितना अच्छा ही कोई ड्राइवर क्यों ना हो, इतना अच्छा ही कोई पायलट क्यों ना हो, उससे गलती भी हो सकती है, उससे जहाज गिर भी सकता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपने अक्सर कितनी दफा आपने सिग्नल तोड़ा है, आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छे ड्राइवर्स होंगे, बट कभी कभार गलती से फोन निकाल लिया जाता है, कभी कभार गलती से आप सिग्नल तोड़ देते हो, मतलब
तोड़ना नहीं चाहिए। आप किसी भी मुल्क की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, वहां पे भी आपको ड्राइविंग फाइन हो जाता है। आप अमेरिका की बात कर लो, पाकिस्तान में तो खैर कोई कानून ही नहीं मौजूद ना, खैर। मगर अगेन एक बेसिक लॉजिक को समझो कि भाई एग्जामिनर आपको पहली केस में क्या बता रहे हैं कि एक सैली खातून जो है ना, उनके पास 16 इयर्स का फ्लाइंग कार यानी कि फ्लाइंग प्लेन का उनके पास एक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट कर रहा है, 16 साल का, 16 घंटों का या 16 साल का, आप कुछ भी लगा लो। आगे कहता है कि भाई कौन सी इनको करेक्ट है, उनको कभी वॉयलेशन पहले रिसीव नहीं हुई थी उनके 16 साल पीरियड में। तो भाई अगर अब रिसीव हो रही है तो हो सकता है कोई गलती हो गई, नॉर्मल सी बात है ना। तो एग्जामिनर क्या कह सकता है कि भाई द आर्गुमेंट इज बिल्ड अपॉन द हिडन असम्पशन, ये सबसे परफेक्ट इसका आंसर हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स क्रिएट एम्बिग्यूटी, नहीं ये नहीं हो सकता। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंट इज डिसाइडेड अगेंस्ट द सोर्स ऑफ द क्लेम रेदर देन द क्लेम इटसेल्फ। अगेन ये भी ऑप्शन करेक्ट आपको नहीं करता, क्योंकि भाई इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। द आर्गुमेंट यूजेस सर्कुलर रीजनिंग के आर्गुमेंट वर्क बाय एनालॉजी, नहीं ये भी नहीं है। तो भाई देखो आपके पास, आपको नहीं पता बैक साइड की स्टोरी क्या है, तो हिडन असम्पशंस कोई ना कोई आ रही है, इसके बेसिस के ऊपर उसने यहाँ पे अज्यूम करा हुआ है कि भाई आपको नहीं पता 16 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। 16 साल में अगर कोई आपने गलती नहीं करी, कोई क्राइम नहीं करा, तो ये थोड़ी है कि आप अगले 20 साल में क्राइम भी नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर होता है, बट 16 साल में गलती नहीं करी तो आगे गलती हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे नजदीक परफेक्ट आंसर होगा। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिकी थोड़े से होते हैं। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है द फाइनेंशियल एड ऑफिसर सेंड एन ईमेल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी दैट दे नीडेड टू सबमिट द फाइनेंशियल एड फॉर्म बाय द फ्राइडे अलोंग विद द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, guardian's income certificate and statement of expenses. Which one of the following assumption was the financial aid officer making? Okay, यानी कि देखो फाइनेंशियल एड ऑफिसर ने ईमेल सेंड करी है तमाम स्टूडेंट्स को जिनको नीड थी फाइनेंशियल एड की, ये बात समझिएगा। The financial aid officer sent an email to all the students in the university that they needed to submit the financial aid form by Friday along with the national identity card and blah 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 blah. Which one of the following assumption was the financial aid officer making? All the students were not interested in financial aid. नहीं ये नहीं हो सकता ना भाई, अगर तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होते तो ईमेल क्यों करते भाई? अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबी और फास्ट, तो आप फाइनेंशियल एड का अगर फॉर्म फिल करो तभी आपको ईमेल मिलेगी ना कि भाई फाइनेंशियल एड भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कुड पे देयर फीस, ये अगेन ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है कि भाई अगर तमाम स्टूडेंट्स फीस पे कर सकते होते तो भाई फाइनेंशियल एड ऑफिसर उनको ईमेल क्यों करता, नहीं करेगा ना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ जीपी अबव 3.00, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में कहीं जीपीए का जिक्र ही नहीं है कि फाइनेंशियल एड के लिए इतनी जीपीए चाहिए। अच्छा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड फाइनेंशियल एड, इट कैन बी करेक्ट, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। नेक्स्ट कह रहा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ जीपीए बिलो 3.0, अगेन जीपीए का तस्करा ही नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट गलत हो गए। तो खाली एक ही ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है जिसके अंदर एग्जामिनर ने भाई जिन लोगों को ईमेल भेजी है उन्हें चाहिए तभी भेजी है। तो एजम्पशन क्या होगी? एजम्पशन ये होगी भाई इन लोगों को पैसे चाहिए, इन लोगों को फाइनेंशियल एड चाहिए, इन तमाम बच्चों को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई आईक्यू के मेरी 4 से 5 लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। काइंडली उन लेक्चर्स को आपने लाजमी लेना है, क्योंकि बेटा देखो मैंने उसमें हर तरह की सीरीज को सॉल्व करने का तरीकेकार समझाया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर सीरीज नॉर्मली 3 तरह के पैटर्न्स को फॉलो अप करती है। यूजुअली होता क्या है कि भाई पहले नंबर का ज्यादातर केसेस में तीसरी टर्म के साथ हमेशा सीन बन रहा होता है, यानी कि अल्टरनेट नंबर्स के साथ नॉर्मली उनके आपके पास सिनेरियोस फॉर्म हो रहे होते हैं या कोई ना कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रहा होता है। अगर मैंने आपको एक और बात सिखाई थी कि अगर तो सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब होता है कि भैया आपके पास डिफरेंस आ रहा है वहां पे, सही है ना। वाइल अगर रैपिडली इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा। और अगर रैपिडली डिक्रीज कर रही है इसका मतलब डिवीजन का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा। तो आईक्यू के अंदर बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मजे का कॉन्सेप्ट होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो 19 के बाद 8 हो रहा है, अगर मैं 12 के बाद 8 का हो रहा है, 19 तो नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19, 12 के बाद 8 का नंबर आ रहा है, तो देखो 12 में से मैं क्या निकालूं कि 8 आएगा, नेगेटिव का 4 निकालूंगा। अच्छा भाई 8 के बाद देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब मुझे पता है कि यार 8 में से मैं क्या चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मुझे 0 मिले। जाहिर सी बात है भाई, आपको नॉर्मल सी बात है ना यार, 12 के बाद अगर आपको 8 मिल रहा है तो भाई 8 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ नेगेटिव का 4 मिलेगा। अगर मैं 0 में से 8 को माइनस करता हूँ नेगेटिव का 8 मिलेगा। सिमिलरली देखो मैं -12 में से 0 को माइनस करूंगा तो -12 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 4 का टेबल चल रहा है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। आगे देखो 28 में से अगर मैं 12 को माइनस करवाता हूं, नेगेटिव का 28, नेगेटिव का साइन, और ये मेरे पास है नेगेटिव का 12। साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव का 28 प्लस का 12 16 बनेगा, तो नेगेटिव का 16 आ जाएगा। अगले नंबर पे डिफरेंस क्या मिलेगा? -48 से -28 का डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है आपके पास -16 के बाद क्या आता है, आपको पास -16 के बाद आपको हमेशा नेगेटिव का 20 मिलता है, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव का 20 मिल जाएगा। इसके बाद जो नंबर होगा ना
उसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है वो होगा नेगेटिव के 24 का। तो आपने कुछ भी नहीं करना भाई, आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, -48 के अंदर आपने नेगेटिव के 24 को ऐड करवा देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8 और 4 आपके पास होता है 12 का 2 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का 72, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेगेटिव का 72 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई अगेन एक सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखो ये सीरीज कैसे आ रही है, ये सीरीज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हमारे पास 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 49 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो फाइंड करनी है। अब देखो लॉजिकली सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो 9 क्या होता है, मुझे पता है 9 होता है 3 का स्क्वायर। अच्छा उसके बाद सिंपल 3 आ रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है 25। 25 बाय द वे क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। कुछ डिफरेंस तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर 3 और 9 में डिफरेंस लूंगा 3 आएगा, 25 और 3 में डिफरेंस आपके पास 22 का आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25 और 4 में फिर डिफरेंस तो ऑब्वियसली सिमिलर नहीं बन रहा होगा। तो मैं इसी पैटर्न को चेक कर लेता हूँ, ये 4 आ गया। अच्छा फिर आगे क्या हो रहा है, 49 आ रहा है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, फिर आगे आ रहा है 5। अब नेक्स्ट नंबर मुझे ढूंढना है। अब खुद सोचो, आपके पास पहला नंबर 3 था, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, सही है ना, उसके बाद सिंपल 3 आ गया, फिर 5 था, फिर 5 का स्क्वायर हो गया। तो यानी कि देखो यहाँ पे जो मैंने आपसे बात करी थी ना, कि हर तीसरी टर्म, हर अल्टरनेट टर्म एक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है। अगर आप और से देखो, पहले 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, और उनके दरमियान में जो नंबर्स चल रहे हैं ना, ये सिंपल आपके पास नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 3 4 5। जाहिर सी बात है ये वाला जो नंबर होगा ये 6 होगा, उसके बाद ये वाला नंबर होगा ना ये 7 होगा, बीच में एक नंबर होगा, फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास 9 8 होगा। यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर चल रहे हैं। और आपके पास जो अल्टरनेट टर्म्स पे चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये आपके पास स्क्वायर चल रहा है ऑड नंबर का। पहले 3 का स्क्वायर आया, फिर देखो फिर मेरे पास आ गया सिंपल वे में 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 8 मेरे पास एक और इवन नंबर है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2400 है, 2400 के बाद 400 आ रहा है, देखो बहुत रैपिडली नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद 80 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 6.67 आ रहा है, फिर 3.33 आ रहा है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देखूं तो यार ये तो बड़े मजे का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा देखो भाई, मैंने आपको एक लॉजिक बताई थी, आईक्यू के अंदर एक लॉजिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा आपके पास यूजुअली आईक्यू के अंदर 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं हमेशा फास्ट के बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी बताता हूँ ये बात, कि देखो यूजुअली क्या होता है, अल्टरनेट के ऊपर आपको आंसर्स मिल रहे होते हैं, यानी कि आपकी सीक्वेंस कोई आ रही है, अल्टरनेट के ऊपर कोई ना कोई जो अल्टरनेट की सीरीज जो चल रही होगी ना, वो आपस में रिलेशन कोई ना कोई फॉर्म कर रहे होते हैं। एक तरीका तो पिक करने का ये होता है, बहुत से केसेस में अप्लाई हो जाता है, बहुत से में नहीं हो सकता। या फिर क्या होता है, अगर तो आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अगर तो आपके पास सीक्वेंस जो आ रही है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो भाई हो सकता है कि आपके पास डिफरेंस आ रहा हो। या अगर आपके पास नॉर्मल सीक्वेंस आ रही है, यानी कि भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है, तो भाई डिफरेंस की सीक्वेंस हो सकती है नॉर्मली से। हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेना हमेशा याद रखो, डिफरेंस जरूरी लिया करो। पर कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास नंबर जो होते हैं वो रैपिडली इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि नंबर्स रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि भाई आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म किया, यानी कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर रैपिडली इंक्रीज कर रहे होंगे ना। और अगर आपकी सीक्वेंस रैपिडली डिक्रीजिंग है, यानी कि आपकी सीक्वेंस रैपिडली डिक्रीज कर रही है, तो हमेशा याद रखिएगा इसकी एक शॉर्टकट है कि भाई इसका मतलब है कि आपकी सीक्वेंस में कोई ना कोई टर्म, ये चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। देखो मुझे पता चल रहा है कि मेरी पहली टर्म 2400 है, फिर 400 है, फिर 80 है, फिर 20 है, फिर 6.67 है, फिर 3.33 है, नेक्स्ट नंबर बताना है। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर मैं देखूं ना यार 2400 के साथ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरी की पूरी ये सीक्वेंस जो है रैपिडली डिक्रीज कर रही है। तो यार मैं एक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई करके चेक करता डिवीजन का, हो सकता है यहाँ पे डिवीजन की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, मैं चेक कर सकता हूँ, आई डोंट नो। कि भाई 2400 के बाद 400, 400 के बाद डायरेक्टली 80, इतना बड़ा डिफरेंस। 2400 के बाद डायरेक्टली एक तो 400 आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, फिर 400 के बाद डायरेक्टली 80 आ रहा है, फिर 80 के बाद 20 आ रहा है। यानी कि देखो रैपिडली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिवीजन की सीक्वेंस हो सकती है। मगर ऐसी क्या टर्म में 2400 से डिवाइड करवाऊं कि 400 आए। यार मुझे एक चीज मालूम है कि भाई 24 कब आता है, किस टेबल में आता है कि 4 मिल जाए। मुझे पता है कि भाई 24 कब आपको 4 देगा, अगर मैं किस टर्म पे डिवाइड करवाऊं। जाहिर सी बात है अगर मैं इसको लेट सपोज 6 पे डिवाइड करवाऊं, तो 6 4 जार क्या होता है बेटा, 6 4 जार होता है 24, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए। यानी कि नेक्स्ट नंबर मुझे मिल रहा है अगर मैं 6 पे डिवाइड करवा रहा हूं। अच्छा मुझे नहीं पता है सही है गलत है, मैं अगर मैंने पहला नंबर 6 लिया, अगला 5 लेके चेक कर लेता हूं। मुझे पता है 5 8 जार 40 होता है, और जीरो का जीरो आ गया, यानी कि भाई बात तो बन गई मेरी, क्योंकि देखो अगला नंबर 80 जो है ये क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अच्छा भाई अगर मैं 80 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है भाई 80 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 6.67 ही मिलेगा। कैसे कि देखो 4 के टेबल में 80
डायरेक्टली तो नहीं आता। 4 2s आपके, आपको पता है कि 4 2s क्या होता है, 8 होता है 0 का 0, बल्कि सॉरी 20 आएगा ना फिर तो आपके पास 20 मिलेगा। और 20 को जब मैं 3 पे डिवाइड करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है 3 2s आपके पास 3 6 18, 20 से पहले का नंबर 18 आ रहा है, 6.67 फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब 6.67 को मुझे 2 से डिवाइड करवाना है तो मुझे क्या मिलेगा, 3.33 मिलेगा। और अब मुझे पता है कि 3.33 को 1 पे जब डिवाइड करवाऊंगा तो अगेन मुझे क्या मिल रहा होगा, 3.33 ही मिलेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, 3.33 आ रहा है। बात समझ में आती है कि भाई देखो मैंने सबसे पहले चेक करा कि भाई 24 को मैं ऐसे किस नंबर पे डिवाइड करवाऊं कि 400 मिल सके। मुझे साफ तौर पे पता है 6 पे डिवाइड करवाने मिलेगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ गया 400 आ रहा है। 400 को 5 पे डिवाइड करवाया 80 मिलेगा। 80 को 4 पे डिवाइड करवाया 20 मिलेगा। 20 को 3 पे डिवाइड करवाया 6.67 मिलेगा। 6.67 को 2 पे डिवाइड करवाया मुझे 3.33 मिलेगा। 3.33 को 1 पे अब जब डिवाइड करवाऊंगा तो नेक्स्ट नंबर भी आपके पास 3.33 ही आ रहा होगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन एक सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 420 के बाद 140 हो रहा है, 140 के बाद 150 हो रहा है, 150 के बाद 50 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है। अगेन देखो ड्रास्टिक मेरे पास यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। 420 के बाद 140 आ रहा है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो भैया जी डिवीजन डायरेक्टली तो मुझे नहीं दिख रही किसी चीज टर्म के ऊपर हो। हाँ एक टर्म पे हो सकती है, अगर 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 मैं 2 2 4 टू मतलब टू नहीं। अच्छा 3 पे अगर मैं चेक करूं तो भैया देखो, अगर मैं 420 को लेट सपोज डिवाइडेड बाय 3 करके चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो साफ तौर पे पता है 3 1 3 होगा, और एक कैरी जाएगा तो 3 4 12। हाँ सही है ना, 140 तो बन रहा है, सही है, वेरी नाइस हो गया। अच्छा अब 140 के बाद 150 हो रहा है, वेरी नाइस हो गया। अच्छा अगर पहले तो मैंने डिवाइडेड बाय 3 करा है और फिर 140 के बाद, अब तो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अब तो मेरे ख्याल में किसी चीज का इजाफा हो रहा है, क्योंकि देखो 140 का 150 हो रहा है। हाँ 150 के बाद फिर 50 दोबारा से हो रहा है। 150 को अगर मैं अगेन 3 पे डिवाइड करके चेक करता हूँ, देखो सेकंड टर्म तो मेरे पास नहीं फॉर्म करी। मैंने आपको क्या बताया था, बहुत किसी केसेस में क्या होता है अल्टरनेट पे चल रहा होता है। तो अगर मैं 150 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो 3 5 15 0 का 0, बिल्कुल सही बात है, 50 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, 50 मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। मगर 50 के बाद देखो अगेन 60 हो रहा है, ये डिवीजन पे नहीं आ रहा। हाँ 60 के बाद जो 20 आ रहा है ना, ये डिवीजन के ऊपर आ रहा है। तो भाई ये कैसे डिवीजन के ऊपर आ रहा है, 3 2 से 0 का 0। और अगर मैं देखूं ना बीच में भी आप सीक्वेंस तो चल रही है कैसे, कि देखो पहला नंबर आपको मिल रहा है डिवाइडेड बाय 3 करने पे, मगर दूसरा नंबर मिल रहा है प्लस का 10 करने पे, सही है ना, क्योंकि पहला नंबर आपको डिवाइड बाय 3 करा 140 मिला, फिर 10 का इजाफा करा 150 मिला, फिर डिवाइडेड बाय 3 जब मैंने करा 50 मिला, फिर प्लस का 10 करा तो मुझे क्या मिला, 60 मिला। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जब मैं अगेन इसको डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया सिंपल 20। अब जाहिर सी बात है अब किसकी बारी है, अब प्लस के 10 की बारी है, क्योंकि पहले डिवाइड बाय 3 करा तो अब प्लस के 10 की बारी है, प्लस का 10 करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है 30 मिलेगा। ये सिंपल सी इस सीरीज की लॉजिक आ रही है। देखो अल्टरनेट के ऊपर हमेशा चेक किया करो, यूजुअली अल्टरनेट का जो केस होता है ना, ये हर जगह पे वेरीफाई कर रहा होता है। नेक्स्ट को एग्जामिनर कहता है कि भाई 25 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 50 आ रहा है, 50 के बाद 200 आ रहा है, 200 के बाद 100 आ रहा है, फिर 400 आ रहा है। अब देखो लॉजिक क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था अल्टरनेट वैल्यूज को चेक किया करो। देखो 25 के बाद 50 आ रहा है और 50 के बाद फिर 100 आ रहा है, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 25 2 क्या होता है, 50 होता है, 50 2 क्या होता है, 100 होता है। तो जाहिर सी बात है अल्टरनेट के ऊपर ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी 2 से मल्टीप्लाई होने के ऊपर आएगी। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 200 होना चाहिए, 100 इंटू 2 200 होगा। नहीं तो चेक करना चाहो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। इन नंबर्स को अल्टरनेट पे अगर चेक करो तो अगेन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 हो रहा है। जाहिर सी बात है 200 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 400 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्वियसली 800 होगा नेक्स्ट नंबर जो भी होगा। मगर हमें ये वाला नंबर क्योंकि चाहिए, हमें बीच का नंबर चाहिए जो कि हमें इस सीक्वेंस के ऊपर मिल रहा है। हमें इस सीक्वेंस में मिल रहा है 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 मिला, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करा 100 मिला, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 डिवाइडेड बाय 5 से 6 बाय 5 हो रहा है, फिर 16 बाय 5 हो रहा है, फिर 31 बाय 5 हो रहा है, फिर 51 बाय 5 हो रहा है, फिर 76 बाय 5 हो रहा है। एक चीज तो मुझे साफ तौर पे दिख रही है बेसिक आपके पास, क्योंकि डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंस कॉमन आ रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो 1 से आप नीचे वाले 5 को बेशक इग्नोर कर दो यार, 1 से 6 में कितना डिफरेंस है, 1 से 6 में डिफरेंस है प्लस के 5 का। फिर 6 से 16 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है प्लस के 10 का। और फिर 16 से 31 के अंदर, 15 से 30 15 का होता है, 16 से 31 का क्या होगा, प्लस के 15 का डिफरेंस आ रहा है। 31 से 51 का जाहिर सी बात है एग्जैक्टली डिफरेंस आ रहा है 20 का। 51 से 76 का डिफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है 25 का होगा। और मुझे पता है 76 से जो अगला नंबर होगा ना उसमें डिफरेंस होगा 30 का। तो 7 में 8, 8 में 9, 9 में 10, क्या बन गया 106 आ जाएगा ऊपर, नीचे डिवीजन में 5 का 5 एज इट इज, ये आंसर होगा नेक्स्ट नंबर का। तो मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, मैंने तो आपको इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की सीक्वेंसेस और सीरीज मैंने आपको पढ़ाई है, ये तो बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का आ रहा है। सीरीज कैसी आ रही है, 5 10 10 15 20 20। आगे एग्जामिनर कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। अगेन देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, मैंने आपसे कहा था अल्टरनेट को देखो, देखो 5 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद फिर 20 हो रहा है,
20 के बाद फिर नेक्स्ट नंबर होगा। तो भाई 5 के बाद 10 का मतलब क्या है कि देखो 5 के बाद जब 10 हो रहा है तो खाली प्लस का 5 हो रहा है, 10 के बाद मगर क्या हो रहा है 20 हो रहा है, तो इसका मतलब है प्लस का 10 हो रहा है। और जाहिर सी बात है आगे क्या होगा आपके पास रैपिडली इंक्रीज मुझे लग रहा है कि हो रहा होगा, बट चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास हो रहा है 10 के बाद अगेन 5 हो रहा है, यानी कि प्लस का 5 15, और उसका अगला नंबर क्या है आपके पास 10 का आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 5 का इजाफा हो रहा है कि भाई देखो पहले 5 था फिर 10 का हुआ, नेक्स्ट इजाफा आपके पास 15 का होना चाहिए। तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है 20 में 15 का अगर मैं इजाफा करूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 35 का होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 35 का होगा। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो पहला नंबर क्या है, पहला मेरे पास इस 5 से जब मैं 10 पे जा रहा हूँ तो 5 का इजाफा हो रहा है, फिर 10 से जब 20 पे जा रहा हूँ 10 का इजाफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई अगर पहले इजाफा डिफरेंस आपके पास 5 का हो रहा था तो फिर 10 का हुआ, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा मजीद 5 का डिफरेंस होगा, यानी कि 10 प्लस का 5 15 का डिफरेंस होगा। इट सिंपली मीन जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 35 के बाद। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है 240 120 40 फिर 10 फिर 2 और फिर तुम्हारे पास आ रहा है 1/3। तो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक मेरे पास क्या है, अगेन ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, अगर मैं गौर से देखूं तो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है सीक्वेंस। 240 के बाद 120, 120 के बाद 40, 40 के बाद 10, 10 के बाद 2, 2 के बाद 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि यार देखो अगर मैं 240 से 120 के ऊपर जा रहा हूं तो भाई मैं 240 से अगर 120 पे जा रहा हूँ, ये तो डिवाइडेड बाय 2 करने पे हो सकता है कि भाई 240 डिवाइडेड बाय 2 120 होगा। अब 120 से अगर मैं 40 पे जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली 3 4 जा 12 है, 0 का 0 सही है, 3 का डिफरेंस होगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 40 से 10 पे जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है 4 का डिविजिबल होगा। अब जब मैं 10 से 2 पे जाऊंगा तो 5 2 जा 10 होता है, 10 5 पे डिवाइड करवाया है। अब 2 से जब मैं इस पे जा रहा हूँ 1/3 के ऊपर, ऑब्वियसली 6 पे आप डिवाइड करो चेक कर लो बेशक, आप 2 डिवाइड बाय 6 क्या होता है 1/3 होता है ना। अगला क्या होगा, जाहिर सी बात है अगला होगा अगर मैं डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ, क्योंकि देखो सीरीज चल रही है नेचुरल नंबर्स की 2 3 4 5 6, अगला नंबर होगा 7 पे डिवाइड होने पे मिलना चाहिए। तो 1/3 को अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 7 के ऊपर तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो बेसिक वे में ऊपर 1/3 का 1/3 इंटू 1/7 का 1/7, तो ये बन जाएगा 7 3 0 21, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 21। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक और सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई देखो 150 के बाद 140 आ रहा है, 140 के बाद 125 आ रहा है, 125 के बाद 105 आ रहा है, 105 के बाद 80 आ रहा है, 80 के बाद 50 आ रहा है। मुझे इस सीक्वेंस को देख के साफ तौर पे अंदाजा हो रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू डिक्रीज कर रही है। 150 के बाद देखो 140 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि भाई 150 में से मैं कितना माइनस करूंगा 140 बनेगा, नेगेटिव का 10 करवाऊंगा। फिर देखो 140 से 125 का मतलब क्या है कि भाई 140 से 10 माइनस करूंगा 130, 5 मजीद करूंगा 125 बनेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव का 15 हुआ है। फिर 125 से देखो 105 पे जाने के लिए जाहिर सी बात है डायरेक्ट डिफरेंस आ रहा है 125 105, यानी कि 5 5 का, तो उसका मतलब 20 का नेगेटिव का 20 हुआ है। और फिर 105 से जब मैं 80 के ऊपर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 25 का डिफरेंस हुआ है। फिर जब मैं 80 से 50 के ऊपर जा रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे 30 का डिफरेंस हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब मैं 50 से आगे जाऊंगा जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें डिफरेंस होगा आपके पास नेगेटिव के 35 का। तो अगर मैं 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करवाता हूं तो जाहिर सी बात है 10 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि आंसर होगा 15 के बराबर। बेसिक सीरीज आ रही है, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, कोई आपको मसले वाली बात ही नहीं है, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व बराबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन एक सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास 8 है, फिर 29/4 है, फिर 39/2 है, फिर 23/4 है, फिर 10/2 है, फिर 17/4 है, फिर आगे आपके पास आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अल्टरनेट पे हमेशा पहले चेक किया करो। देखो 8 के बाद आ रहा है 13/2। अच्छा 8 में से मैं क्या ऐसा करूं कि 13/2 आ जाए। यार 8 को क्या मैं क्या लिखूं यार, 8 के बाद 13.2 मुझे कब मिल सकता है। 8 का मतलब एक और क्या हो सकता है, 8 में से मैं क्या निकालूं यार, 8 में से कुछ भी नहीं निकाल सकता मैं, 13/2 बने मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर 16 बन जाएगा। हाँ एक चीज को नहीं मैं करता, अगर मुझे पता है 8 किसके बराबर होता है, अरे 8 बराबर होता है 16/2 के, और नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 13/2। तो भाई अगर मैं 16/2 में से क्या चीज माइनस करूंगे 13 बनता है, भाई नेगेटिव का 3 करूंगा तो 13/2 बनेगा। इसके बाद देखो 5 आ रहा है, तो अगर मैं 13 में से क्या माइनस करूं कि 5 बन सकता है। 13 में से अगर मैं अगेन नेगेटिव के 3 को माइनस करता हूँ 10 बनेगा। जाहिर सी बात है ना 10/2 बनेगा, और 10/2 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है, यानी कि सीक्वेंस पता चल गई। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 10/2 के बाद वाली जो टर्म होगी उसके अंदर भी नेगेटिव का 3 करवाओ, ऊपर 10 में से 3 निकालो, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आना चाहिए 7/2 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सीक्वेंस क्या हो रहा है, सिंपल वे में फॉर्म हो रहा है। तो भाई ये आईक्यू के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास, बहरिया में भी जेबिस के अंदर भी, तो इनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से आपने करनी है। तो इस तरीके से देखो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, सीक्वेंस पता चल गया क्या आ रहा है, इस तरीके से इस क्वेश्चन की लॉजिक मेरे पास बन रही थी। 1 2 5 4 9 8 कह रहे हैं कि भाई सीक्वेंस बताइए।
अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, अगर मैं अपनी अल्टरनेट नंबर्स को देखूं तो 1 के बाद 5 आ रहा है, 1 के बाद 5 का मतलब क्या है, प्लस का 4 हो रहा होगा, 4 का डिफरेंस है। फिर 5 के बाद 9 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 का डिफरेंस हो रहा होगा। तो 9 के बाद जो नंबर आएगा उसमें भी ऑब्वियसली 4 का डिफरेंस होना चाहिए। चेक कर लीजिए भाई, 9 में अगर 4 का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा, 9 में 4 का मतलब होता है 13, तो मेरा आंसर होगा 13 के बराबर। सही है ना। यहाँ पे चेक कर लो, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस का 2 हो रहा है, मगर 4 के बाद 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि यहाँ पे सिंपल इवन नंबर की सीरीज चली, जो नेक्स्ट नंबर इसका आएगा उसमें प्लस का वैसे 6 होगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, इस तरह का सीक्वेंस आपके पास चल रहा। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको एक सीरीज का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि भाई तुम्हारे पास आ रहा है 2, फिर आ रहा है √5, फिर आ रहा है √6, फिर आ रहा है √7, फिर आ रहा है 2 √2, एंड फिर आ रहा है 3, और कहता है अगला नंबर बताओ। अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, सॉल्व कैसे कर सकता हूं, मुझे एक चीज तो दिख रही है, यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है आपको कैसे, कि देखो 2 आ रहा है, फिर √5 है, फिर √6 है। अगर मैं 2 को 2 नहीं लिखता, मैं 2 को कहता हूं अंडर रूट में 4 है, और फिर √5 का √5 इट इज, मैं कहता हूँ √6 का √6 इट इज, √7 का √7 इट इज, और यहाँ पे मैं 2 √2 की जगह पे लिखता हूँ √8, और √10 की जगह पे मुझे पता है 3 आ सकता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, √10 होनी चाहिए। इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है वो √10 है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर लो कैसे, कि देखो √4 बराबर होता है 2 के, √5 के बराबर होता है, √6 भी √6 के बराबर ही होता है, √7 भी √7 के बराबर होता है। सिंपलीफाई नहीं कर सकते। हाँ, √8 को सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे, कि देखो √8 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो 8 का मतलब क्या होता है, 2 4 8, और 4 एक प्रॉपर नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो जब वो स्क्वायर से बाहर जाएगा, रूट से बाहर जाएगा, तो √4 बराबर होता है 2 के, तो अंदर बचेगा 2 √2, यानी कि देखो √8 बराबर होता है 2 √2 के, और √10 बराबर होता है 3 के। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, √10 का है। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल √10 के बराबर है, सिंपल सीरीज का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सीरीज आ रही है, 71 से 63 के ऊपर जा रहा है, 63 से 55 पे जा रहा है, 55 से 47 के ऊपर जा रहा है, 47 से 39 के ऊपर जा रहा है, फिर 31 के ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर को आपको फाइंड करना है। अच्छा, अगर मैं 71 और 63 के दरमियान डिफरेंस देखूं, तो मुझे पता है 71 में से 10 को माइनस करूंगा 61 बनता, मगर यहाँ पे 63 है, यानी कि 2 पहले है। इसका मतलब अगर मैं 71 में से 8 को माइनस करूंगा तो 63 बनेगा। अच्छा, 63 में से देखो अगर मैं 10 माइनस करूंगा 53 बनेगा। अगेन ये 2 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव के 8 का डिफरेंस ही चल रहा है। अच्छा भाई, अगर मैं 55 में से अगेन देखो, अगर 10 माइनस करता तो 45 बनता, 2 ज्यादा है, तो उसका मतलब नेगेटिव का 8 ही हो रहा है। फिर देखो 47 में से कितना माइनस करूंगा, 39 बनेगा, 8 माइनस करूंगा, अगेन सेम डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 39 में से अगेन 8 को माइनस करूंगा, 31 बनेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई 31 में से 8 को माइनस कर दो, 31 माइनस का 10 जो होता है ना वो 21 बनता, मगर 2 ज्यादा करो तो क्या बनेगा, ये 23 बन जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सिंपल 23 के बराबर होगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगी। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन बेसिक मैथ्स का आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो भाई, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। तो भाई इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक मैथ्स के भी जितने क्वेश्चन फास्ट के पेपर्स में भी आए हुए वो करवा रहा हूँ, एडवांस मैथ्स की भी करवा रहा हूँ, आईक्यू भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा इंशाल्लाह एक वीडियो में अलग से डेडिकेटेड बेसिक मैथ्स के ऊपर भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा एक वीडियो में डेडिकेटेड एडवांस मैथ्स के ऊपर भी करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करिएगा मेरे मुंह का जो मसला है ना वो जरा सही हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं वो भी करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा खैर, इस वीडियो में देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई अ टैंक 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज इन द टैंक। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक मैथ्स का, कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक टैंक आ रहा है, उस टैंक के अंदर 30/20 यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाय 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर है, आगे कहता है इज 1/5 फुल ऑफ वाटर। तो अगेन आप इसको भी क्या करोगे, सिंपल तरीके से 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास वो पानी की क्वांटिटी आ जाएगी। एग्जामिनर ने आपको टैंक के डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है, कह रहा है इज 1/5 फुल ऑफ वाटर, तो हाउ मच वाटर इज इन द टैंक, सिंपल तरीके से सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, आपको वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 2 10 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल 3 2 6, और 6 इंटू 00 या हो जाएगा 600, 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो बेटा देखो 30 को सिंपल 20 से मल्टीप्लाई करोगे 600 बन जाएगा, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 6 2 12 होता है, तो 1200, क्योंकि 3 लेंस को आपने मल्टीप्लाई करा था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा आपका, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था। अच्छा बेटा, क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 3 2 1 1 4 6 5 7 स्टैंड फॉर पॉसिबल, देन 2 1 6 7 स्टैंड फॉर, अगेन नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वर्ड पॉसिबल की अरेंजमेंट तुम्हें मैं दे रहा हूं, वर्ड पॉसिबल का कोड तुम्हें मैं बता रहा हूं, तो वर्ड पॉसिबल का आपको कोड बताया हुआ है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है 2167 क्या होगा। देखो भाई 2 के सामने क्या है, तो बेटा देखो आपको वर्ड पॉसिबल का आपको कोड बताया हुआ है, 2167 की वैल्यू एग्जामिनर पूछ रहा है। देखो 2 के सामने क्या है, 2 के सामने ओ है, तो 2 की जगह पे ओ आ जाएगा।
1 के सामने क्या है, 1 के सामने देखो एस आ रहा है, तो 1 की जगह पे एस आ जाएगा। 6 के सामने क्या है, 6 के सामने बी है, 6 की जगह पे बी आ जाएगा। 7 के सामने देखो ई आ रहा है, तो 7 के सामने ई आ जाएगा। सिंपल नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छी मजे का कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज पे सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एग्जामिनर कहता है विच नंबर विच फिगर कम नेक्स्ट, यानी कोई मसले की बात नहीं है। एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सीक्वेंस आपके पास नेक्स्ट आएगा। देखो ये वाले क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में भी आते हैं, आईक्यू में भी आते हैं, दोनों सूरतों में आपके फायदा होगा। बेसिक मैथ्स में भी बहुत दफा सीक्वेंसेस के क्वेश्चन गिवन होते हैं, आईक्यू में तो होते ही होते हैं, मगर बेसिक मैथ्स में भी होते हैं। तो जरा और से देखो, 2 से जब आप 3 के ऊपर गए तो क्या हो रहा है, प्लस के 1 का इजाफा हो रहा है। 3 से जब आप 4 पे गए तो अगेन प्लस के 1 का इजाफा हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। जब आप 4 से 6 के ऊपर गए ना, तो फिर 2 का इजाफा हो रहा है, 2 का डिफरेंस है। जब आप 6 से 8 पे गए, अगेन 2 का डिफरेंस है। जब आप 8 से 12 के ऊपर गए तो बेटा 4 का डिफरेंस आ रहा है। जब आप 12 से 16 पे गए तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। 16 से जब आप 24 के ऊपर जा रहे हो तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 में 16, 8 का डिफरेंस बन गया। 24 से 32 के ऊपर आपके पास अगेन 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, खुद सोचो, अकल को इस्तेमाल करो भाई। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर। 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर स्क्वायर होती है 4, 2 की पावर क्यूब 8 होती है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 2 की पावर 4 का, 16 का। तो सिंपल तरीके से इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस अगर 16 का आ रहा है तो 32 में 16 जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस का 2, ये बन जाएगा 8, 3 और 1 का इजाफा 4, यानी कि नेक्स्ट नंबर आपके पास होगा 48। देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर 7, 6, 5, 4 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। साफ तौर पे दिख रहा है यार, एक आपके पास रिवर्स की सीरीज चल रही है भाई, 7 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 का होगा। विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, यानी कि सिंपल ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ रहा है भाई। ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन और ट्रक, तो ट्रक जो है जाहिर सी बात है ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए के बराबर होगा। एग्जामिनर कहता है तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द बेसिक मैथ्स क्वेश्चन, जो अक्सर आपको पेपर में मिलेगा। देखो ये वाले क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में भी आते हैं, आईक्यू में भी आते हैं, फास्ट इनको मिक्स करके पूछता है, सही है ना, कभी कभार आईक्यू में दे देगा, कभी कभार बेसिक मैथ्स में दे देगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस का। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है पहले 4 आ रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास 54 आ रहा है, उसके बाद आपके पास 13 आ रहा है। देखो कभी कभार जब आप सीक्वेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जब आप ये लेक्चर्स मेरे तरीके से ले रहे हो आईक्यू के और बेसिक मैथ्स के और एडवांस मैथ्स के, तो आपको बहुत दफा क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ है। क्योंकि देखो 4 के बाद अचानक से 54 आ गया, फिर अचानक से 13 आ गया, फिर अचानक से देखो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे ब्लैंक कर जाते हैं, सर इसका क्या मतलब है, सर ये सिंपल तो स्क्वायर या क्यूब तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 4 के बाद क्या है, 54 है। देखो पहला काम हमेशा क्या किया करो, पैटर्न फाइंड करने के लिए डिफरेंस को चेक कर लिया करो, डिफरेंस कुछ है नहीं है। देखो 4 माइनस का 54 करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, नेगेटिव का 50 बनेगा। अच्छा भाई 54 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूं, तो 54 में से 13 को माइनस करोगे, 4 में से 3 गया, तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, एक बचेगा, 5 में से एक गया, 4 बचेगा, मगर ये प्लस के अंदर होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 54 थी, छोटी 13 थी, सही है ना। अच्छा अगर मैं 13 में से 45 को माइनस करूं, तो भाई क्या बचेगा, देखो 13 छोटी वैल्यू है, 45 बड़ी है, तो 13 माइनस 45 नेगेटिव के अंदर होगा, जो भी आंसर होगा। तो 5 में से 3 गया, जाहिर सी बात है क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, 4 में से एक गया, 3 बचेगा, 32 बन गया। ओके क्या बन गया बेटा, 32 बन गया, नॉर्मल सी बात है। अच्छा भाई अगर मैं आगे देखता हूं तो देखो 45 माइनस का 22, जो भी आंसर होगा पॉजिटिव का होगा। 5 में से 2 गया, ऑब्वियसली 3 बचेगा, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा। अच्छा भाई जब मैं 22 में से 36 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव का होगा, तो भाई क्या बन जाएगा, 6 में से 2 जब जाएंगे तो 4 बचेगा, 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब कि अगला जो भी नंबर होगा, अगला जो भी नंबर का डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है वो प्लस के फॉर्म पे होना चाहिए। जो भी आप काम करोगे उसमें डिफरेंस आप प्लस का करोगे। मुझे नहीं पता भी क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि पहले नेगेटिव है, फिर प्लस है, फिर नेगेटिव है, प्लस है, फिर नेगेटिव है, नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली प्लस का होगा। मगर जब मैं डिफरेंस को देखता हूं ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो मेरे पास आ रही है, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 50 के बाद 41 आ रहा है, 41 के बाद 32 आ रहा है, 32 के बाद 23 आ रहा है, 23 के बाद 14 आ रहा है। तो यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। तो मगर मैंने आपको एक लॉजिक ऊपर समझाई थी कि देखो अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस लेते हो ना और आपके पास कुछ समझ में ना आए, तो आप सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा एबनॉर्मल आ रहा है ना और आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप उसमें रिस्क लो। रिस्क कैसे लोगे कि यार देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कोई बेसिक स्क्वायर, कोई क्यूब, कोई ऑड नंबर कुछ भी नहीं फॉर्म हो रहा, तो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जब लिया ना, तो ये बहुत अजीब सी वैल्यूज आ रही है। पहले नेगेटिव का 50 है, फिर 41 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 14 आ गया। हाँ मुझे मगर इस
इसको देखने के बाद एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि यार देखो, अगर मैं नंबर्स का आपस में कैटेगोरिकली तजिया करूं ना, तो भाई ये नंबर्स एक दूसरे के करीब तरीन है एज कंपेयर टू अगर आपके पास जो सीक्वेंस ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन थी ना, ये बहुत दूर दूर के नंबर थे कि 4 के बाद डायरेक्टली 50 का डिफरेंस है, फिर 54 के बाद 13 का आ गया, 13 के बाद 45 का आ गया, यानी कि कम हो रहा है ऊपर हो रहा है, कम हो रहा है ऊपर हो रहा है। वाइल जो मैंने डिफरेंस जब लिया तो मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ वैल्यूज करीब आ रही है कि देखो -50 और 41 के दरमियान कितने का डिफरेंस होगा बेटा। जब आपने ऑल दो सीक्वेंस का पहली दफा डिफरेंस लिया तब भी आपको जाती तौर पे मेजॉरिटी बच्चों को अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपने ऑल दो सीक्वेंस का फर्स्ट टाइम अभी डिफरेंस ले लिया, मगर देखो अभी भी आपके पास डायरेक्ट टू रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा। मगर एक चीज आपको यहां पे समझ में आ सकती है कि देखो बहुत सारे केसेस के अंदर अक्सर ये वाले क्वेश्चंस फास्ट यूनिवर्सिटी हो नस्ट हो पूछती है कि जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि देखो आपको सीक्वेंस गिवन होगा, सीक्वेंस दिखने में इतना मुश्किल लगेगा कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या, पैटर्न ही कोई फॉर्म नहीं हो रहा होगा। मगर जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंस लेते हो ना, तो कुछ चीजें आसान होना स्टार्ट होती हैं कि देखो ऑल्दो सीक्वेंस के अंदर जो स्टार्टिंग सीक्वेंस आपको गिवन था 4 के बाद डायरेक्टली 54 आ गया, 54 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 45 आ गया, यानी कि आपके पास कुछ गैप, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने वन टाइम डिफरेंस लिया, इससे क्या हुआ, आपके पास एक पैटर्न बन गया कि यार देखो कम से कम चलो 50 के बाद अब 41 आ रहा है। इसका मतलब क्या, खुद सोचो 50 में से अगर मैं 40 को निकालता 10 बचता, यहाँ पे 50 में से अगर 41 जा रहा है तो कितना बचेगा। डिफरेंस एक कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली देखो 41 और 32 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है, इट्स ऑब्वियस। 32 और 23 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन देखो 9 का आ रहा है, क्योंकि 32 में से अगर मैं 22 को निकालूंगा 10 बचेगा, 32 में से 23 जाएगा तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली देखो 23 और 14 के दरमियान कितना डिफरेंस है बेटा, ऑब्वियसली 9 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी 9 का डिफरेंस होगा, जो भी यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी क्या होगा, 9 का डिफरेंस होगा। तो भाई नेगेटिव का 14 प्लस का 9 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 14 प्लस का 9 आपके पास बनेगा तकरीबन तकरीबन नेगेटिव का 5, क्या बन जाएगा मेरे पास, नेगेटिव का 5। अब इसका मतलब क्या है, 36 में जब माइनस का 5 मैं करूंगा तो भाई क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास फाइनली 31 के बराबर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो लॉजिकली सोचो कॉन्सेप्ट क्या है। आप प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज होना चाहते हो, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो लॉजिकली समझो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि देखो 4 के बाद 54 आ रहा है, 54 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 45 आ रहा है, 22 आ रहा है। आप पहले समझो कि देखो डिफरेंस क्या गिवन है, आपने फर्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस को फाइंड करा कि फर्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस आपके पास क्या आ रही है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस बेटा आपके पास आ रही थी, देखो यहाँ पे 4 और 54 में 50 की, 54 और 13 में 41 की, 13 और 45 में 32 की, 45 और 22 में 23 की, फिर 22 और 36 के अंदर 14 की, और 36 और फर्दर आपको आगे फाइंड करना था। तो ये आपके पास फर्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको प्लस माइनस के साइन के ऊपर जरा फाइंड आउट कर लिया था। अब मेरे पास जो नेक्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस आ रही है उसको लॉजिकली सोचो वो क्या हो सकती है। भाई नेक्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस जो आपके पास आएगी, खुद सोचो ना यार कि भाई देखो आपके पास ये क्या होगी, -50 और 41 में कितना डिफरेंस है, 9 का। सिमिलरली 41 और 32 में कितना डिफरेंस है, 9 का। 32 और 23 में कितना डिफरेंस है, 9 का। 23 और 14 में कितना डिफरेंस है, 9 का। सिमिलरली 14 और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी कितना डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा। तो नेगेटिव का 14 प्लस का 9 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5 बन जाएगा, है ना भाई। हम सब में प्लस के 9 का डिफरेंस देख रहे हैं, तो नेगेटिव का 14 प्लस का 9 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफरेंस का मुझे नंबर पता चल गया, नेगेटिव का 5 है। तो भाई 36 के अंदर नेगेटिव का 5 का इजाफा करो, 31 आ जाएगा। और अगर आप इसका डिफरेंस भी लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब सही काम आपने करा है। 36 में से अगर आप 31 को माइनस भी करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सही आएगा। इसका मतलब आपने जो काम करा है एकदम परफेक्ट करा है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। करवाने को मैं इसको एक और तरीके से भी करवा सकता था कि डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, उस तरीके से भी कर सकते थे, मगर वो बहुत ही लॉजिकल है और इतना लंबा काम करने की नीड नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलोगे आप, चुटकी बजा के कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा बेटा, अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईक्यू का और बेसिक मैथ्स के ऊपर आ रहा है। एग्जामिनर कहते हैं विच नंबर्स कम इन दी गिवन सीरीज। 75 के बाद आपसे एग्जामिनर कह रहा है 50 है, 50 के बाद आपके पास आ रहा है 90, 90 के बाद आपके पास आ रहा है 65, 65 के बाद आपके पास आ रहा है 105। देखो बेटा 75 से 50 के दरमियान कितने का डिफरेंस आपको दिखता है, 75 और 50 नॉर्मल सी बात है, भी 25 का डिफरेंस आ रहा है। 50 से 90 के अंदर कितने का डिफरेंस है भाई, 50 प्लस 50 100 होता है, तो 50 प्लस 90 का यानी कि 40 का डिफरेंस आ रहा है। 90 से 65 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 90 से अगर मैं 65 को माइनस करूं, 90 में से मैंने 2 निकाला तो जाहिर सी बात है आपके पास बनेगा 70, 70 में से मजीद 5 निकाला तो 65 बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास अगेन 25 का डिफरेंस आ रहा है। फिर देखो 65 और 105 में कितना डिफरेंस है, 65 और 105 में डिफरेंस आएगा आपके पास 5 में से 5 जीरो और 10 में से 6 4, यानी कि 40 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब देखो पैटर्न समझ में आ गया।
पहले डिफरेंस 25 का था, फिर 40 का हुआ, फिर 25 का, फिर 40 का। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके दरमियान और 105 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा, 25 का होगा। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल 105 में 25 का इजाफा करवा दीजिए। तो अगर मैं 105 में 25 का इजाफा करवाता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया 5 प्लस का 5 10 और 0 और 1 2 और 1 3 और 1 यहां पर आ गया 130। यानी कि मेरे प्यारे बेटे आपके पास नेक्स्ट नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 130 के बराबर होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पैटर्न पता चल गया, सिंपल है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं 198 202 211 227 और नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अच्छा भाई देखो 198 और 202 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस होता है। 202 और 211 में कितने का डिफरेंस होगा, देखो 210 में से 202 अगर आप निकालोगे 10 में से 2 जाता है 8 बचता है, मगर 211 है ये, तो जाहिर सी बात है 202 में से 211 को निकालोगे 9 का डिफरेंस आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास 211 और 227 आ रहा है तो भाई 27 आपके पास, 27 में से 11 को अगर मैं माइनस करूंगा ना तो ये आपके पास बचेगा, एक गया ये बनेगा 26, 26 में से 10 गए 16, यानी कि 16 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है। देखो भैया परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है, पहले 4 आया था, हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 4 होता है पहला, फिर आपके पास 9 होता है, फिर आपके पास 16 होता है, नेक्स्ट क्या होगा 25 होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, आपके पास 2, आपके पास क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, देन 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा ना, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें डिफरेंस क्या होगा, आपके पास 25 का होगा। तो 227 में 25 का इजाफा कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 227 के अंदर अगर मैं 25 का इजाफा करता हूं तो साथ में जब आप 5 का इजाफा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12 का 2 और 1 कैरी, फिर 2 और 2 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा 252 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से बेटा 252 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है ना, ये पोर्शन आ रहा है मैथमेटिक्स का। अब देखो मैंने अभी तक के जितने दोनों पोर्शन जो आपको करवाए हैं मैराथन के अंदर, जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के ऊपर थे, साथ साथ